वेलकम टू आवर शो मिस्टर सौरभ मल्होत्रा। और बहुत बहुत आई एम ग्रेटली थैंकफुल कि आप हमारे शो में आए एंड वेलकम टू आवर दी एपिक पॉडकास्ट विद यशांक। सीए बेसिकली मैंने सुना है सीए बहुत एक हाईएस्ट हॉट टॉपिक होता है हमारे यहाँ पे। और बचपन से हम सुनते आते हैं कि हमारे घर वाले बोलते हैं तो सीए बन जा, ये इंजीनियर बन जा। तो एक्चुअली में इसका सीए के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है और नेगेटिव क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। ये सीए प्रोफेशन के लोगों को बुलाना, उसके पॉडकास्ट होना है, बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी सीए एक कोर्स जो है बहुत मशहूर है कि ये सबसे चीपेस्ट एंड सबसे टफेस्ट कोर्स है अच्छा। हमारी कॉमर्स लाइन का। क्योंकि आप समझिए कि डॉक्टर जो होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत स्ट्रगल करके डॉक्टर बनते हैं। वो एक मेडिकल हेल्थ जो ह्यूमन बॉडी में स्टडी करते हैं। बट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो एक फाइनेंशियल हेल्थ किसी इंडिविजुअल या कंपनी का स्टडी करता है। उस फाइनेंशियल हेल्थ को स्टडी करने के लिए, उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, जो एक नॉर्मल दूसरे प्रोफेशंस में उस लेवल का कॉम्पिटिटिवनेस आपको नहीं दिखेगा। इसलिए इसको सबसे ज़्यादा टफेस्ट कोर्स माना जाता है। सीए में भी जैसे आपने बताया कुछ कैटेगरीज हैं, सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट, सीडब्ल्यू जिसे हम कहते हैं। उनका एक लिमिटेड स्कोप ऑफ वर्क है। कंपनी सेक्रेटरी विल लुक आफ्टर दी कंपनी सेक्रेटरी अफेयर्स, कंपनी लॉ को ज़्यादा फोकस रहता है उनका। कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट से होते हैं, उनका फोकस रहता है कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी कॉस्टिंग, उस प्रोडक्ट की आपको क्या आप डिफाइन करोगे, आपको कितना कॉस्ट वो पड़ रहा है, उसी बेसिस पे आप सेल वैल्यू डिसाइड करोगे। बट सीए एक ओवरऑल, कंपनी सेक्रेटरी को भी उसमें एकोमोडेट करते हैं, उसकी उनकी स्टडीज़ में सीडब्ल्यूए को भी करते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा टफ और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग प्रोफेशन है। तो इंजीनियर तो मेरी लाइन नहीं है, तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कंपैरेटिवली ये इंडिया में नहीं, इंडिया का जो स्पेशली सीए है, फॉरेन में हम सीए को सीपीए बोलते हैं, ओके। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ओके। बट जो इंडियन सीए है वो ग्लोबली एक्सेप्टेड भी है, क्योंकि जैसे आईटी के लोग बाहर इंडिया के बहुत परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं। सीए दुबई में, आज सऊदी अरेबिया में इतनी सीए की डिमांड्स है इंडियन सीए की, बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क दे आर डूइंग। ओके। और जो टफनेस इस प्रोफेशन में है उसको कोई compete नहीं कर सकता पूरे वर्ल्ड। कोई बीट नहीं रहा। तो कॉमर्स लाइन में जो जो स्टूडेंट्स हैं या जो आना चाहते हैं और वो कुछ बहुत बेस्ट अचीव करना चाहते हैं, तो उनको उनके लिए सीए इज द बेस्ट प्रोफेशन। और आपको ऐसा लगता है कि कई बार बच्चों को फोर्सफुली भी बोला जाता है भाई सीए कर लो, सीए कर लो। सो एज अ यंगस्टर, लेट्स से कोई अपनी अभी 12th क्रॉस कर रहा है या 10th में प्लान कर रहा है मुझे साइंस के लिए जाना है या मुझे सीए बनना है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें उसको माइंड में रखनी चाहिए कि उसको वो सीए के लिए प्लान कर सके आगे? ये ना हो कि आजकल लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो जो स्पेशली 50% रेडी है लोग सीए करने के लिए, तो उनको क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए जो उनको हेल्पफुल रहे, जो आपने अपनी जर्नी में अब तक देखा? आप कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो, इतने एक्सपीरियंस हो, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मेन जिस पे यंगस्टर को ध्यान देना चाहिए सीए के लिए स्टेप फॉरवर्ड करने से पहले? देखिए, सीए जो प्रोफेशन है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा स्कूल में या टॉपर लिस्ट में आ रहे हैं या फर्स्ट 5 बच्चे हैं आप इंडिया में जो रैंक होल्डर्स होते हैं 11th-12th की क्लासेस में। ऐसा कुछ नहीं है। 50-60% वाला बच्चा भी सीए को कर सकता है, ओके। उसके लिए भी मुश्किल नहीं है। बट उसको अकाउंट्स और मैथ्स में उसकी अपनी अपनी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग होनी चाहिए, उसकी बिल्टअप अच्छा होना चाहिए। बट जो सबसे बड़ी चैलेंज है सीए प्रोफेशन में, कि आपको जब आप इस प्रोफेशन में एंटर कर गए, आपने मन बना लिया एंटर करने का, तो फिर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस जो और बच्चे एमबीए बीबीए में पार्टीज कर रहे हैं, कॉलेज लाइफ जी रहे हैं, अपनी 12th के बाद वो समझते हैं हम एडल्ट हो गए हैं तो हम जिंदगी बहुत अच्छे से फ्रेंड सर्कल में घूमें और सोशलाइज भी रहें, पढ़ाई भी करें। इस प्रोफेशन में आपको अगर इन चीज़ों पे आपका फोकस है, तो आप किसी के फोर्स में आने से या किसी के प्रेशर में आने से आप सीए ज्वाइन, मैं तो नहीं एडवाइस करूंगा कि वो करें। ओके। जो बच्चा सीए करना चाहता है वो फिर वो 4 साल या 5 साल जितना टाइम उसको लगता है, उसको वो पूरा कमिटमेंट अपने साथ सेल्फ डिसिप्लिन के साथ रहना रहना पड़ेगा। ओके। अदरवाइज वो अपने साथ ही जस्टिस नहीं करेगा। ओके। प्रोफेशन के साथ तो जो होगा होगा, वो अपने साथ जस्टिस नहीं करेगा और अल्टीमेटली स्ट्रगल करेगा। यू थिंक ही शी इज मेंटली शुड बी प्रिपेयर्ड कि मुझे 4 साल
अपनी लाइफ के इसको ही देने हैं और सबको मेरे को साइड ये रखना 4 पड़ेगा। साल आपने दे दिए तो आप हर जगह एक्सेप्टेबल हो। सोशलाइज तो हम 4 साल बाद भी कर सकते हैं, Right. बट विद इन दिस टाइम फ्रेम फ्रॉम 18 ईयर्स टू 22 ईयर्स टू 23 ईयर्स, आप अगर आप पूरे फोकस्ड हो पढ़ाई पे, तभी मैं सब यंगस्टर्स को मैं यही एडवाइस करता हूँ कि अगर आप सेक्रीफाइस करना जानते हो, डिसिप्लिन आपके पास है और रिजिलियंस है। रिजिलियंस मीन्स कि आप फेलियर के बाद फिर से राइज कर गए। एक क्रिकेटर जो है वो बैटिंग पे जाता है और उस दिन वो 0 पे आउट हो जाता है, तो वो हारता नहीं है, वो नेक्स्ट मैच की तैयारी शुरू कर देता है। तो अगर आपके अंदर ये है, अपने अंदर डिसिप्लिन और पावर्स, तब आप इस प्रोफेशन में आइए। आपके मार्क्स 11-12 में कितने आए थे, दैट इज इररिलेवेंट। तो ये होना बहुत जरूरी है। और जो लोग अभी सीए परफॉर्म कर रहे हैं या उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चंस हैं कि कौन कौन सी चीज़ें उनको आपको लगता है कि वो सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। क्या उसे खाना पीना भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, या उसको एक सोशली तो आपने बताया करना ही पड़ेगा, और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपने अपनी लाइफ में उन 4-5 सालों में सैक्रिफाइस कर। या देखो, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आपको बर्न डाउन हो जाना है, मतलब आपने बिल्कुल ही दुनिया से आप कट जाओ और खाने पीने को सेक्रीफाइस कर लो, या आप अपनी कुछ एक्टिविटी दिन में आप 1 घंटा कुछ स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है, या आपको मूवीज देखने का शौक है, या आपको गेम्स खेलने का शौक है, आपको वो सेक्रीफाइस नहीं करना है। मतलब इन द सेंस आपको बिल्कुल सबसे कटना नहीं है, बट आपको 5-6 आवर्स डेली स्टडी करना ही पड़ेगा। आपको अपना शेड्यूल वहां से निकालना पड़ेगा, इस तरह से एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि मेरे को ये इस तरह से मेरे को इसको अगले 6 महीने में, साल में सब्जेक्ट्स को कोप अप करना है। अगर आपने उस शेड्यूल को फॉलो नहीं करा और लास्ट मोमेंट में आप एग्जाम से पहले, आप 2 महीने पहले या 1 महीने पहले पढ़ाई शुरू कर रहे हो, तो आप इस सब्जेक्ट में आप नहीं अचीव कर पाओगे। तो शेड्यूल इज द मेन से, तभी मैंने बोला सेल्फ डिसिप्लिन ये लाना पड़ेगा आपके आपको आपका क्या शेड्यूल रहता था वैसे? सर आप कैसे करते थे? हमारा तो सर यही शेड्यूल होता था कि हम तो आफ्टर 18 बिल्कुल फ्रेंड सर्कल से अलग हो गए थे। कॉलेज लाइफ हम इंजॉय नहीं कर पाए बिकॉज हमें आर्टिकलशिप करनी होती थी किसी सीए के अंडर। फिर हमें कुछ प्राइवेट ट्यूशंस लेते थे हम लोग, कुछ हेल्प के लेने के लिए, देन फिर हम सेल्फ स्टडी करते थे। तो हमने भी 4-5 साल अपनी लाइफ में बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए थे फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, और शायद उसी का रिजल्ट है कि भगवान ने भी मेहनत का उसको देखा और उसको सफल कराया, और आज आपके साथ बैठे हैं इसलिए। अब तो आप एंटायरली डिफरेंट पर्सनालिटी हो और सोशली इतने एक्टिव हो, आई थिंक हर बंदा आपको जानता है आज की डेट में। तो सर वही ना, 4 साल जो मेहनत करी, उसके बाद 10 साल फिर प्रोफेशन को डेवलप करने में स्ट्रगल किया। अब थोड़े थोड़े फ्रूट्स उसके मिलते हैं, तो हर आदमी इंजॉय करता है। एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर सीए स्टूडेंट्स की। मैं जानना चाहूँगा कि लेट से सुबह 6 बजे से और अगले दिन 6 बजे तक क्या स्केड्यूल होना चाहिए, अगर मैं कोई राइट डाउन करना चाहे उसे, ताकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सके। सर देखिए, वही वही है कि मेरा ये कहना है कि 6 to 7 आवर्स आपको डेली स्टडी करना पड़ेगा। नहीं, शुरू से बताओ कि 6 बजे से कैसे होना हाँ, चाहिए स्केड्यूल। 6 बजे बच्चा उठे, फ्रेश हो, ब्रेकफास्ट करे या बेड टी ले, वॉट एवर जिसको शौक है, जो किसी को जूस पीना है, कुछ करना है, उसके बाद फिर वो अपना 2 आवर्स पढ़े। फिर वो 9 o'clock 10 o'clock अगर वो आर्टिकलशिप कर रहा है तो वो अपने सीए के ऑफिस पे जाएगा, एम्प्लॉयर पे। तो 5 बजे तक वहाँ पे वो अपना वहाँ पे ट्रेनिंग लेगा। फिर वो अपने घर पे आके 1-1.5 घंटा रेस्ट करे, कुछ अपना स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करे, और देन 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक पढ़ाई करे। तो सुबह के 2 घंटे, बीच में 3 घंटे इवनिंग में, और अगर आर्टिकलशिप उसकी नहीं है तो जो, या ऑफ है, संडे है या पब्लिक हॉलीडे है, तो उस दिन को वो मैक्सिमम यूज करे। क्योंकि वो दिन आपके आर्टिकलशिप वाले डेज पे, या किसी दिन आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन है, या आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, बीमार हो, फीवर हो गया, तो आपको वो दिन कवर करने। तो अटमोस्ट यूटिलाइजेशन उन डेज का करना है जिस डेज में आपको पूरे दिन आप घर पे बैठे हो। क्योंकि मंथ का एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, एक टारगेट बनाना पड़ेगा वीक का या मंथ का, कि मैंने 70 आवर्स वीक में पढ़ना है, या मैंने 250 घंटे महीने में पढ़ना है। तो मुझे वो शेड्यूल बनाना है। ऐसा नहीं कि मैं 4 घंटे आज पढ़ा और 4 घंटे मैं कल पढ़ूंगा। आज मेरे पास 8 घंटे हैं, तो मैं आज 8 घंटे पढ़ के कल मैं 2 घंटे पढ़ लूंगा। तो आपको मंथ का, हम अपने टाइम पे मंथ और वीक का शेड्यूल बनाते थे कि मुझे ये सब्जेक्ट्स करने हैं, और इस सब्जेक्ट्स को हम फॉलो करते थे। जो टारगेट अचीव बाई चांस कभी नहीं होता, ह्यूमन बीइंग है हम लोग, नहीं कर पाते, तो उसको फिर कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट मंथ उसको कवर अप करते थे। तो रूटीन तो आपको अपना बनाना पड़ेगा, अगर इस प्रोफेशन में फर्स्ट अटेम्प्ट जो आपने बोला, अगर उसमें करना है तो ये बहुत ज़रूरी है।
और टोटल अटेम्प्ट्स कितने होते हैं अभी यहाँ? सर यहाँ पे अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है। अच्छा, ये इंडिया में? इतना अच्छा कोर्स है, यहाँ पे कोई कोटा सिस्टम नहीं है, ओके। यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, और यहाँ पे कोई अटेम्प्ट्स की भी लिमिट नहीं है। यू कैन कीप ट्राइंग अगेन एंड अगेन। अभी रिसेंटली कोई रिटायर्ड बैंक के मैनेजर थे, ही इज अराउंड 70 ईयर्स ऑफ एज, तो वो अपनी ग्रैंड डॉटर को सीए पढ़ा रहे थे और उन्होंने खुद भी अटेम्प्ट दे दिया आफ्टर रिटायरमेंट। आप इमेजिन करिए, और ग्रैंडफादर भी सीए बन गए और उनकी डॉटर मतलब ग्रैंड डॉटर भी सीए बन गई साथ में। साथ में। एंड वो आदमी जो है, जो इनकी मैं मैनेजर साहब की बता रहा हूँ आपको, ही इज द ओल्डेस्ट पास आउट सीए इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो यहाँ कोई सबसे अच्छी बात यह है कि कोई कोटा सिस्टम भी नहीं है और कोई अटेम्प्ट्स का भी कोई इशू नहीं है। और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इंडिया के अंदर सीएस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और ऐसा भी है कि सीए लोग बन गए हैं बट उनको जेन्युइनली प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, ऐसा भी आपको लगता है सर कि कुछ देखिए, ऐसा है? इंडिया के अंदर 3.5-4 लाख सीए हैं ओके। ऑल ओवर इंडिया, और 3.5 लाख 4 लाख जो सीए हैं, उनमें से प्रैक्टिस में बहुत कम सीए आ रहे हैं पिछले 10-15 साल में। ओके। प्रैक्टिस में बहुत कम सीए आ रहे हैं, और किसी की फादर की प्रैक्टिस है, पेरेंट्स की प्रैक्टिस लेगेसी वो कंटिन्यू कर रहे हैं, वो तो ज्वाइन करते हैं। बट एक न्यू कमर, बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटिव मार्केट, वो जॉब प्रेफर करता है। ओके। तो सीए बहुत कम आ रहे हैं। वो बात अलग है कि हम लोग मेट्रोज में रहते हैं, तो यहाँ पर मुंबई हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया, या कलकत्ता हो गया, वहाँ पे तो आपको, क्योंकि बिजनेस ही यहाँ पर है, तो सीए भी यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखते हैं। बट आप रिमोट प्लेसेस में चले जाइए, तो सीए की वहाँ पे कोई, वहाँ पे अवेलेबिलिटी है ही नहीं। अगर है भी तो दे कम टू द मेट्रोज। ओके। तो वो एक इशू। तो बट सीए और सी इंस्टीट्यूट की एक बहुत अच्छी बात है, आपने सुना होगा सीए में रिजल्ट आता है 15%, 10%। ये उतने ही सीए पास कर दें जितने इनको लगता है कि मार्केट में एब्जॉर्ब हो जाएगी। अच्छा। ओके। हो सकता है 50% बच्चों ने अटेम्प्ट दिया हो, अच्छा एग्जाम को परफॉर्म किया हो, बट पास आउट रेट 15-20% ही आएगा। अच्छा। क्योंकि वो नहीं चाहता सी इंस्टीट्यूट कि आपकी बच्चा कुछ सीए करके जा रहा है और वो अनएम्प्लॉयड है। ओके। ये उनका ग्लोबल सर्वे करके ही वो मैनेज रिजल्ट करते को हैं। डिक्लेयर करते हैं। ओके। तो कई बार एक हरासमेंट भी होती है बच्चों के लिए, जो इतनी मेहनत करके बहुत अच्छे पेपर करके आए हैं बट वो नहीं पास हुए, वो रोते हैं कि मैं पास क्यों नहीं हुआ। बट वो ये पॉलिसी है इंस्टीट्यूट की। ओके। बाकी जो आपकी बात थी दूसरी की, वो प्रैक्टिकली इतने कैपेबल नहीं होते हैं सीए बनने के बाद भी। ये ज़्यादातर हमने पर्सनली उन बच्चों में विटनेस करा है जो ट्रेनिंग आर्टिकलशिप नहीं लेते हैं। इंडिया है तो वो किसी के अंकल सीए होते हैं, तो उनसे एक डमी आर्टिकलशिप हम लोग कहते हैं कि वो खाली फॉर्म साइन करवा लेते हैं कि इन्होंने मेरे यहाँ आर्टिकलशिप करा है। बट वो बच्चे सोचते हैं कि मेरे लिए सिर्फ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो वो पढ़ाई पे फोकस करने के लिए एक आर्टिकलशिप पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। तो प्रैक्टिकल नॉलेज उनकी जीरो हो जाती है इन दैट केस। और जब वो एकदम एक्सपोज हो जाते हैं आप सीए बनने के बाद, जब वो प्रैक्टिस एरिना में आते हैं, तो उनको कुछ पता ही नहीं होता, सिर्फ लॉ की नॉलेज होती है और उनके पास प्रैक्टिकली कोई नॉलेज नहीं है। तो उनको चैलेंजेस ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, बल्कि उस बच्चे से जो एक अटेम्प्ट के बाद पास हो गया हो बट उसने प्रॉपर आर्टिकलशिप करी। तो ये हम तो हमेशा यही बोलते हैं कि आप आर्टिकलशिप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज़रूर लो, क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही आपको एक अच्छा और बुरा सीए बताएगा। ओके। और इसमें मेजर रोल किसका रहता है? बुक नॉलेज का रहता है इसमें सक्सीड होने में, या प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा आपको लगता है कि उसका ज़्यादा प्रभाव है? भाई देखिए, आज की डेट में तो बुकिश नॉलेज ही आपको एग्ज़ाम क्लियर करवाएगी। बट अब सी इंस्टीट्यूट जो है हमारा, उसने प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछना शुरू कर दिए टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट कि वो वाकई आर्टिकलशिप में आया था या नहीं आया था। तो उसको आप समझ लीजिए 20-30% पेपर का जो होता है 100 आउट ऑफ 30-40 मार्क्स का, प्रैक्टिकली भी आजकल पूछ रहे हैं। तो वो इंस्टीट्यूट की कोशिश है कि हम उसको और आगे बढ़े। बट राइट नाउ अगर आप मुझसे पेपर फिशर पूछोगे लेमैन लैंग्वेज पे, तो हाँ, बुकिश पे ज़्यादा ध्यान रहता है। बट धीरे धीरे दे आर चेंजिंग द अप्रोच। और इसमें प्रोग्रेस, मान लो लेट से 4 साल बाद एग्जाम है, तो इसमें कोई बंदा अपनी प्रोग्रेस कैसे ट्रैक कर सकता है कि भाई मैं क्लियर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? लेट से 2 साल पढ़ लिया, क्योंकि ये तो एक तरह का प्रोबेबिलिटी कैसे टेस्ट करेगा कि 4 साल बाद मैं क्लियर होऊंगा नहीं होऊंगा, या 4 साल बाद एग्जाम दिया नहीं क्लियर हुआ कि 5वें साल होऊंगा नहीं होऊंगा, 6ठे साल होऊंगा नहीं होऊंगा? नहीं, इसमें थोड़ी सी मैं आपकी नॉलेज अपडेट कर दूं। इसमें 4 साल बाद एग्ज़ाम नहीं होता है। इसमें
तीन तीन स्टेजेस होती हैं सीए के अंदर। Okay. एक होती है फाउंडेशन एग्जाम जिसे हम एंट्रेंस बोलते हैं, सेकंड होता है इंटरमीडिएट एंड थर्ड होता है फाइनल्स। Okay. तो आप 12th करने के बाद आप 3 महीने के या 6 महीने के गैप में आप फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे सकते हो। जो बच्चा 12th करता है वो मार्च में ही अप्लाई कर लेता है सीए फाउंडेशन के लिए, तो उसका अटेम्प्ट होता है मई और नवंबर में। Okay. किसी बच्चे को मई में अपियर करना है तो वो मई में अपियर कर सकता है, नहीं तो नवंबर अटेम्प्ट कर दे सकता है। Okay. उस फाउंडेशन एग्जाम में क्या होता है कि वो 11th और 12th में जो आपने पढ़ा होता है वो उसी मोर और लेस वो सब्जेक्ट सारे वही होते हैं। एक दो उसमें लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं जो उन्होंने एड ऑन करे होते हैं। आपने 6 महीने में फाउंडेशन दिया, अब आपने फाउंडेशन क्लियर कर लिया, तो उसके 1.5 साल बाद आप इंटरमीडिएट के लिए बैठ सकते हो। Okay. इंटरमीडिएट में 8 एग्जाम्स होते हैं, फाउंडेशन में 4 या 5 होते हैं, इसमें 8 एग्जाम्स होते हैं और फाइनल में 8 एग्जाम्स होते हैं। तो 6 महीने बाद आपको फाउंडेशन देना है, उसके क्लियर होने के 1.5 साल के अंदर इंटरमीडिएट और उसके 1.5 साल बाद आपका फाइनल्स। अच्छा. तो आपको ये 3 स्टेजेस क्लियर करनी है। Okay. ऐसा नहीं है कि वो 3 साल बाद इकट्ठे सारे एग्जाम्स होंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरा फाउंडेशन क्लियर हो गया Okay. तो मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। हम्म. फिर आप इंटरमीडिएट क्लियर करेंगे तो आप फाइनल्स में आ जाएंगे। फिर आपकी स्ट्रगल है कि फाइनल मेरा कब क्लियर होगा। Okay. अब आपका फाउंडेशन ही क्लियर नहीं हो रहा है हम्म. या फाउंडेशन के बाद इंटरमीडिएट आप नहीं क्लियर कर पा रहे 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद भी, तो एक चैलेंज आ जाता है कि मुझे इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। लेकिन आपको 1.5-2 साल के फ्रेम में समझ में आ जाएगा कि मैं इसको कंटिन्यू करने के लायक हूँ या नहीं हूँ। आपको आपके वेल विशर्स भी गाइड करेंगे, ट्यूटर्स भी करेंगे और आपके फ्रेंड्स फैमिली भी करेंगे। और ये तीनों ही एग्जाम जो है वो अनलिमिटेड टाइम दे सकते हैं, ये आप अनलिमिटेड टाइम दे सकते हो, कोई भी तीनों दे बिल्कुल। सकते और इसमें सबसे मतलब सबसे गलत बात है इसके अंदर, सपोज आपके 8 पेपर्स हैं, 8 पेपर्स में 800 मार्क्स हो गए, 800 में से आपको मिनिमम 400 मार्क्स सिक्योर करने हैं और हर पेपर में आपके 40 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। हैं। अच्छा. अब सपोज किसी बच्चे के साथ 7 पेपर में तो उसके 40 प्लस मार्क्स आए हैं और एक में 37 आ गए और टोटल उसका 400 नहीं बैठा, हम्म. तो ही हैज टू अपीयर अगेन फॉर ऑल द 8 एग्जाम्स। ओ. और एक में उसके 60 आ गए, बाकी में एक में 37 आ गए, तो उसको फिर से सारे पेपर्स देने पड़ेंगे। तो ये एक चैलेंज होता है। आप लॉ में देखेंगे या किसी और सब्जेक्ट्स में देखेंगे तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर में एक सेमेस्टर जो उसका पिछला अच्छा नहीं गया एक पेपर, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में उसको ऐड ऑन कर देते हैं उसको। अच्छा, उस किसी पेपर भी में. और कोर्सेज में ओके. उसका साल खराब नहीं करते हैं। अगर किसी को 4 साल में लॉ करके आना है तो वो 4 साल में लॉ करके आ जाएगा। ओके. बट अगर उसके फर्स्ट सेमेस्टर में उसके 6 पेपर थे, उसने एक में अंडर परफॉर्म करा, फेल हो गया लेट से, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में उसको 6 की जगह 7 पेपर देने पड़ेंगे ओके. या उसको रीटेस्ट शेड्यूल कर देंगे। ओके. बट सीए में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आपको सब में परफॉर्म करना है, आपका टोटल आपका 50% होना चाहिए, एक में 40 से बिलो नहीं होने चाहिए, अच्छा. तो आपको दोबारा सब देना पड़ेगा। तो जो 1.5 साल बाद दिया था, हाँ, उसमें अगर फेल हो 1.5 साल बाद ही मौका नहीं नहीं, मिलेगा? उसके हर 6 महीने बाद अटेम्प्ट है। अच्छा, सेम. हर 1.5 साल बाद 6 महीने, मई और नवंबर एक फिक्स है अच्छा, सी fix. इंस्टीट्यूट का। ओके. आप मई में आप गलती आप नहीं कर पाए तो आप नवंबर में अटेम्प्ट देते। तो मई नवंबर हर 6 महीने बाद एग्जाम्स होते हैं। इसका रिजल्ट कब आता है? इसका मई का जनरली जून जुलाई में आ जाता है और नवंबर वाला जनवरी में। अच्छा. अच्छा. ओके. और इसमें किसी आप इंसान से मिले हो जिसने मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट दे चुका है? हम मैंने प्रैक्टिकली लाइफ में किसी को देखा है, उसने 12 अटेम्प्ट दिए अच्छा. फाइनल के। अब अभी वो 2 साल पहले उसने क्लियर कर लिया। हो गया क्लियर. बट वो 12 साल फाइनल के अटेम्प्ट्स वो देता रहा। इस बीच में उसकी मैरिज भी हो गई। अच्छा. तो बच्चे भी हो गए उसके, अच्छा. एक बेटा भी उसका हो गया। बट उसने कभी सीए को नहीं छोड़ा। हार नहीं मानी. हाँ, उसने हार नहीं मानी और वो अपने उसमें लगा रहा मोटिवेशन लेकर कि नहीं, मुझे इसको क्लियर करना है। एंड ही क्वालिफाइड और नाउ ही इज डूइंग अ जॉब इन अ वेरी गुड एमएनसी। अच्छा. तो बहुत ज़्यादा 2 साल में सक्सेस भी उसने कर लिया। तो ये तो अगेन सेल्फ डिसिप्लिन और रेजिलियंस वाली बात है कि आपको यू हैव टू ग्रो फ्रॉम द एशेज, आपको कैसे करना है। हार मान गए आप तो आप सीए के लिए नहीं हो। आप अगर आपने हार नहीं मानी है तो स्काई इज द लिमिट है, यहाँ पर कर सकते हो क्लियर. बिल्कुल। और इसमें आपको क्या लगता है कि सीए करने के बाद ज़्यादा पैसा बंदा कमा सकता है या बिजनेसमैन भी बेटर है? तो देखो, वो डिपेंड करता है कि आप सीए में अगर आप जॉब में है सीए में तो आपका एक लिमिटेड स्केल ऑफ बिजनेस आपका इनकम है।
आप CFO बन जाओ किसी कंपनी के, देन आपका एक बहुत हायर स्केल मिलता है आपको, या आप CEO बन जाओ किसी कंपनी को। CA बनने के बाद आप CEO और CFO तो बन ही सकते हो, ओके। बिकॉज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इस CA से ऊपर तो कोई फाइनेंशियल ऑफिसर हो ही नहीं सकता टू टेक केयर ऑफ द कंपनी। बट आप प्रैक्टिस में हो, अगर आप अपना प्रैक्टिस कर रहे हो और आपके पास स्किल है, एक मैंने प्रोफेशन को पढ़ लिया CA को, पर मेरे अंदर कोई स्किल नहीं है, जैसे आपने मुझे थोड़ी देर पहले बोला कि प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है, या आपके पास एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का स्किल नहीं है, जैसे कोई GST का एक्सपर्ट बन गया, कोई इनकम टैक्स का एक्सपर्ट बन गया, कोई लिटिगेशंस पे चला गया, हाई कोर्ट में जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जाके केसेस कर रहा है, कंसल्टेंट एडवाइजर बन गया, तो फिर तो पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इस प्रोफेशन में। कोई प्रोसिक्यूशन में चला गया कि अरेस्ट जहाँ पे क्लाइंट SSC को कर लेते हैं, तो वहाँ के केसेस जो उसमें मास्टरी है जिसकी, बेसिकली स्किल डेवलपमेंट जिसके पास अपना कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे है, उसको, उसके लिए तो पैसे का कोई इशू ही नहीं है इस प्रोफेशन में। ओके। और आप जानते हो हर चीज़ में CA की ज़रूरत है। आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलनी है तो आपको CA की ज़रूरत है, एडवाइजरी तो वही देगा आपको। राइट। और 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो आप समझ लो कि कितना स्कोप है। जैसे जैसे सरकार बदलती है, लॉज बदलते हैं, इनकम टैक्स चीज़ें बदलती हैं, GST आ गया, CGST, IGST, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इतना 4 साल पढ़ने के बाद मान लो ये सब लॉज चेंज हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, तो CA कैसे अपडेट रहते हैं इतना जल्दी? फिर तो उनको दोबारा पढ़ाई करनी पड़ती होगी, दोबारा समझना पड़ता होगा इन डेप्थ, क्योंकि बिल्कुल किसी की फाइल मैनेज करना, सब कुछ करना बहुत एक क्रिटिकल थिंग चीज़ है, बड़ी बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो कैसे मैनेज कर पाते हैं सर। इसको थ्रू आउट देखो, थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस है, थ्रू आउट थ्रू द लाइफ? लाइफ। आपका GST का हर महीने फाइनेंशियल बजट आता है, क्योंकि सारी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर और यूनियन टेरिटरीज के फाइनेंस मिनिस्टर मिलके, जो अभी हमारी जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी हैं, उनके साथ बैठ के पूरा एक काउंसिल डिसाइड होती है, हर महीने इनकी मीटिंग होती है। अब मीटिंग होती है तो हर महीने अपडेट आता है, सर्कुलर्स आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, तो हमें उसमें अपडेट रहना पड़ता है। इनकम टैक्स का बजट साल में एक बार आता है। फिर बहुत सारी चेंजेस दूसरे लॉज में भी आते हैं, ESI है, PF है, कस्टम है, एक्साइज है, तो आपको, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। और हमारे ऑफिस में एक इंडिविजुअल जो है, स्टाफ है, वो इस पूरे रिसर्च में ही लगा रहता है। वो सारी साइट्स पे खोल के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती हैं वो डाउनलोड करते हैं, उनको हम कंपाइल करते हैं, फिर जो हमारे रेलिवेंट होते हैं, जो हमारा क्लाइंट बेस है, उसको फिर सबको इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये ऑन गोइंग लर्निंग जर्नी है टिल डेट। आज मुझे 20-21 साल प्रोफेशन में हो गए, बट आज भी हम लर्न कर रहे हैं। अभी इनकम टैक्स 2025 एक्ट आ रहा है जो 1 अप्रैल 26 से एप्लीकेबल है। तो अभी हमें वो भी एक जर्नी से, जो 1961 में इनकम टैक्स एक्ट आया था, अब वो 75 ऑलमोस्ट ईयर्स के बाद वो अब 2026 बिल्कुल कंप्लीटली न्यू लॉ ले आए हैं। अच्छा। तो अभी हम उसको पढ़ेंगे, अपडेट करेंगे अपने आप को। तो ये GST जब एक बड़ी मतलब ऐसी बात है कि 1 जुलाई 2017 को GST आया था, अभी तक उसके अंदर 3500 अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं 3500? 7-8 ईयर्स में। अच्छा। तो वो सारी अमेंडमेंट्स हमने गो थ्रू Study करी करें। हुई है, मतलब जो हमारे रेलिवेंट है वो हम अपने क्लाइंट्स को कन्वे करते हैं। और एक CA इंस्टीट्यूट ने एक बहुत अच्छा सिस्टम करा हुआ है, वो सेमिनार्स अरेंज करते हैं हर CA के, एवरी मंथ जो हमारा इंस्टीट्यूट है, तो वो सेमिनार्स में बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट CA आते हैं, जो हमारे फैटर्निटी को अपडेट करते हैं फॉर कि ये नई चेंजेस आएंगी। तो ये मैंडेटरी है, जिसे हम CP आवर्स कहते हैं। तो हमें CP आवर्स हर CA को 50 to 60 CP आवर्स हर साल अटेंड करने हैं, जहाँ पे वो डिफरेंट टॉपिक्स पे क्या क्या चेंजेस आए हैं वो हम लोगों को अपडेट करते हैं। तो हम उसके थ्रू भी अपने आप को अपडेट रखते हैं, और कुछ स्टडी करके भी रखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि GST आने के बाद चेंजेस बेटर हुए हैं या GST से पहले बढ़िया चल रहा है? नहीं देखो, GST आने से लॉ में सिंपलिसिटी तो आई है, क्योंकि पहले सेल टैक्स एक अलग एक्ट होता था, बाद उसका नाम बाद में वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, एंड देन सर्विस टैक्स एक अलग एक्ट था। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक ही एक्ट बना दिया, तो उससे सर्विस इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडर्स सबके लिए एक ही लॉ हो गया। तो इससे बेनिफिट तो हुआ ही है। अच्छा। और इससे मतलब आपको क्या लगता है, जो हायर क्लास है उनको बेनिफिट हुआ है या एवरेज को, या किसको मेन बेनिफिट मिला है नहीं, GST आने इसमें सबको बेनिफिट मिला है।
ओके इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्लास, हर इंसान को जीएसटी से बेनिफिट मिला है। ओके मुझे नहीं पता आप कितना सेल टैक्स को लेके अवेयर है, लेकिन पहले एक ज़माने में सी फॉर्म, एच फॉर्म, एफ फॉर्म कॉन्सेप्ट होता था कि आप जैसे आप इंटरस्टेट दिल्ली से बाहर आप कोई सेल कर रहे हैं, तो आपको यूपी सपोज आप सेल कर रहे हो, तो यूपी की गवर्नमेंट से एक सी फॉर्म लेके आना होता था। ओके आप चुंगी होती है बॉर्डर पे जो, उस पे ऑक्ट्राई पे करना होता था कि हर बॉर्डर पे आपको एक टैक्स देना होता था हर स्टेट का, उसे चुंगी बोलते थे नॉर्मल लैंग्वेज में। एफ फॉर्म, एच फॉर्म होता था एक्सपोर्ट का, आप इंडिया से बाहर कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको एच फॉर्म लेना होता था। तो ये सब चीज़ें, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही मतलब वो नॉन कंप्लाइंट चीज़ें होती थी, जिसको ये अब जीएसटी आने से सब खत्म हो गया। ईज ऑफ बिजनेस तो हुआ है जीएसटी आने से, और काफ़ी बड़े स्केल पे हुआ है। तो अभी पेट्रोल और डीजल जो भी जीएसटी परव्यू से बाहर है, लिकर अभी अल्कोहल कंजम्पशन बाहर है, तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट का प्लान है कि अल्टीमेटली सबको जीएसटी में आ जाएगा। तो ये और हम एक मिडिल क्लास के लिए अच्छा ही है ये, बिल्कुल। और कोई ऐसी चीज़ जो सीए जब करते हैं और अपनी जर्नी को प्लान करते हैं, तो कौन सी ऐसी 4-5 चीज़ें हैं जो उनको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए किसी भी क्लाइंट को इनवाइट करने से पहले या उनकी फाइल लेने से पहले? ऐसी कौन सी चीज़ होती हैं? सर देखिए, हम तो जनरली यही सबको एडवाइस करते हैं, खुद भी अपनी प्रैक्टिस में लेकर आते हैं कि आपको पहले जो क्लाइंट आपको अप्रोच कर रहा है उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखिए, उसका उसका फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, बैलेंस शीट्स का, और वो आपके पास कोई आ रहा है तो वो किसी सीए को छोड़ के ही आ रहा होगा, तो उसने ये स्टेप क्यों लिया। अदरवाइज अगर वो नया स्टार्टअप है तो एक अलग बात है। जनरली सीए चेंज करना तो ये बहुत ही मुश्किल स्टेप होता है हर क्लाइंट के लिए, बिकॉज वो सारी चीज़ें सीए से शेयर कर चुका होता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट फेज होता है। वो हमारे पास क्यों आ रहा है, क्या उसने कोई हमसे कोई अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है कि आप मेरे कोई गलत बैलेंस शीट साइन कर दो, या मुझसे कोई गलत सर्टिफिकेट इशू कर दो। तो ये हम इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। उसकी फाइनेंशियल हेल्थ, वो वहाँ से छोड़ के क्यों आया, पुराने सीए से कुछ उनके साथ कोई अनफॉर्सीन कुछ गलत हो गया इंसिडेंट तो एक अलग बात है, अदरवाइज वो क्यों। तो हमें अपने पुराने सीए से एक वो भी लेना होता है, एनओसी। अच्छा, इट इज़ मैंडेटरी, क्योंकि हमारा कोड ऑफ एथिक्स सीए इंस्टीट्यूट का ये बोलता है कि आप किसी सीए से काम नहीं छीन सकते हो। वी आर मेंबर्स, वी आर ऑल ब्रदर्स। तो हम 3-4 लाख लोगों की फैमिली है, तो हम एक दूसरे के ऊपर हमें काम नहीं छीनना है। दिस इज अ कोड ऑफ एथिक्स हमारे। तो अगर हम किसी सीए से काम लेना भी चाहेंगे तो वो हम ले नहीं सकते हैं। इफ ही फाइल्स अ कंप्लेंट टू द इंस्टीट्यूट तो हमारा लाइसेंस, हमारी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। अच्छा। तो हमें उस सामने वाले सीए से बात करनी होती है, रिटर्न कम्युनिकेशन लेते हैं उनसे कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है अगर ये क्लाइंट हमारे पास आ जाए तो। आपकी सारी फीस इसने ड्यूज क्लियर कर दी है, ये भी हमें उनसे पूछना होता है। और ऑफ कोर्स वो हमारे पास क्यों आ रहा है, तो हम तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड और उसका मोडस ऑपरेंडी जो भी वो काम करता है, करता भी है कि नहीं करता है, सिर्फ पेपर्स में करता है, तो ये सब चीज़ें हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं, और ये करनी भी चाहिए। और पूरे सीए कोर्स के टाइम पे, जैसे आपको भी 20 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें कोई ऐसी चीज़ जो आप चेंज करना चाहो कोर्स में? देखो, मेरे से ऑनेस्टली पूछोगे तो मैं सब कुछ ही चेंज करना चाहूँगा, बिकॉज बहुत पुराना एक्ट हो गया ये, और बहुत करिकुलम में बहुत चेंजेस लाई भी है गवर्नमेंट, बट अभी भी वो अप टू द मार्क नहीं है। जो सी इंस्टीट्यूट हमारा मेहनत बहुत कर रहा है इसके ऊपर, बट अभी भी बहुत चीज़ें अप टू मार्क नहीं है। जैसे एग्जांपल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम है, कंप्यूटर्स का एग्जाम आप मैन्युअली पढ़ा रहे हो। कंप्यूटर्स एग्जाम तो आप कंप्यूटर्स के सामने पढ़ाओगे। आजकल टेक सेवियर होना चाहिए। इतनी टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर्स हैं अकाउंट्स के लिए, बैलेंस शीट्स के लिए। उन बच्चों को जो आने वाला फ्यूचर है उनको टेक सेवी भी बनाना चाहिए। सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक में टेक सेवी बनाने की जरूरत नहीं है, उनको ये काम प्रैक्टिकली आने चाहिए जो वो अपने आर्टिफिशियल ट्रेनिंग में भी प्रॉपरली नहीं कर पाते। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हमारे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो एक्चुअली में प्रैक्टिकली होने चाहिए बच्चों के साथ, बट वो नहीं हो पाते हैं। अभी भी उसमें कुछ कमी है। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स भी होने चाहिए। आप सीए बन गए, आपको काम आता है, बट आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता है, आपको क्लाइंट से बात करनी नहीं आती है, आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं है, या आपको लेटर ड्राफ्ट करना है, वो आपको लेटर ड्राफ्ट करना नहीं आता है,
तो ये चीज़ों पे भी वर्किंग बहुत हद तक ज़्यादा होनी चाहिए मेरे ख्याल से। जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है वो ज़्यादा आगे निकल जाएगा, बल्कि उस बच्चे से जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, करेक्ट। और वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अभी इंस्टीट्यूट हमारा बहुत मेहनत कर रहा है इसके ऊपर, लेकिन अभी भी हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो मेरे ख्याल से जो कुछ सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकली ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए बच्चों के ऊपर रादर देन बुकिश। बल्कि अभी मैं लास्ट वीक एक मीटिंग में बैठा हुआ था, तो उसमें 2-3 सीएस थे मेरे साथ। सो जैसे भी आपने बताया कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, तो 2 लोगों ने इतना अच्छा रिप्रेजेंट करा अपने आप को कि व्हाट दे डू, व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे डू। और एक साथ में सीए थे जो ढंग से बोल भी नहीं पाते थे, बट उनका हो सकता है एजुकेशनल वाइज, बिल्कुल प्रैक्टिस वाइज वो बहुत अच्छे हो उन दोनों से, बिल्कुल बट वो बता ही नहीं पा रहे थे कि एक्चुअली वो करते क्या है। बिल्कुल ही जस्ट स्टूड अप एंड सेड मैं सीए हूँ। तो बिल्कुल सीए में क्या करते हो, क्या आपने अचीव करा है, क्या टारगेट्स हैं आपके? अल्टीमेटली आपकी पर्सनैलिटी ही फर्स्ट इंप्रेशन है। बाकी तो आपकी नॉलेज और आपका बोलने का तरीका वो तो हम जब विद द टाइम समझ में आएगा। राइट। तो पर्सनैलिटी डेवलप भी होना सीए के साथ साथ मेरे ख्याल से वो ऐड ऑन ही करेगा उस प्रोफेशन में। और आपको ये लगता है कि अभी टेक्नोलॉजी बहुत लैक कर रही है इस प्रोफेशन के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत चीज़ें हमें बाद में सीखने को मिलती हैं। हम खुद उसमें एफर्ट करते हैं, हम सीखते हैं। ओके। बट ये चीज़ें जब आप एक सीए को रेडी कर रहे हो और वो ही इज़ रेडी टू गो इन द मार्केट टू फाइट विद द कंपटीशन, टू फाइट विद द क्लाइंट्स, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। कोई आपको ऐसा तो है नहीं कि आपको आप सीए बन गए और कल से आप 1 करोड़ रुपए महीना कमाने लग गए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको मेहनत करनी है, आपको क्लाइंट्स बनाने हैं, आपको लोगों से मिलना है, इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको अपना इंप्रेशन जमाना है। आपकी नॉलेज अच्छी है, उसको तो सीए इंस्टीट्यूट ने स्टैम्प कर दिया उसको, बट आप उस नॉलेज को एग्जीक्यूट करने की पोजीशन पर हो, आप कर पा रहे हो। आपसे अच्छा एक एमबीए और बीबीए जो आपसे कम वैल्यू का क्वालिफिकेशन रखता है इन द सेंस कि आप सीए हो, वो आपसे ज्यादा, वो आपका बॉस है। क्योंकि उसको बोलना ही तो आता है, उसको काम तो आप कर रहे हो, तो बोल वो रहा है। तो इन इन चीजों से ओवरकम होना बहुत जरूरी है, जो मुझे लगता है कि आज भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। इस पे वर्किंग की बहुत जरूरत है। और ये टैक्स इवेजन और टैक्स सेविंग में क्या फर्क होता है? सर देखो, टैक्स इवेजन तो ये होता है कि मैंने टैक्स की चोरी कर दी, मैंने छुपाया डिपार्टमेंट से, मैंने एक प्रॉपर्टी बेची और मैंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में डिस्क्लोज ही नहीं करा। अच्छा। दैट इज टैक्स इवेजन, कि मैंने विलफुली किसी चीज को हाइड करा है गवर्नमेंट से। मेरे बैंक में ट्रांजेक्शन हो रही है बट मैं इनकम टैक्स की रिटर्न ही नहीं भरता। ओके। या मैंने भर भी रहा हूँ तो मैं बेच रहा हूँ मोटर पार्ट्स और मैं दिखा रहा हूँ फ्लावर सेल जानबूझ के, जिससे मुझे जीएसटी का बेनिफिट ना देना पड़े। तो ये होता है टैक्स इवेजन, जहां आप किसी चीज को हाइड कर रहे हो और कोशिश कर रहे हो कि वो इनकम टैक्स के डोमेन पे, गवर्नमेंट के पोर्टल पे या गवर्नमेंट को ना पता लगे और मेरे 1-2 साल निकल जाए और फिर कौन पूछेगा मुझे 2-3 साल पहले। सेविंग इज समथिंग एल्स। टैक्स सेविंग तो ये हो गया कि आपने किसी प्रोफेशनल लीगल एडवाइस से आपने अपने टैक्स को कम करने की कोशिश करी। तो इवेजन और सेविंग बहुत थिन लाइन है। लेकिन सेविंग मींस आपने जो आपका लीगल फ्रेमवर्क है, जो लॉ आपको बोल रहा है, आपने उससे कंप्लाइंट करके जो उसमें पॉसिबिलिटी थी आपको टैक्स सेव करने की, वो आपने करी है। बट यू हैव नॉट इवेजन, आपने इवेजन नहीं करा, आपने कुछ चीज छुपाई नहीं है। वट एवर यू हैव अर्नड यू हैव शोन इन द बुक्स, बट आपने उसको प्लानिंग से उसको थोड़ा सा अपने फेवर में कर दिया। और टैक्स इवेजन के कितने केसेस आते हैं रिकॉर्डली आपके पास? लोग कहते होंगे करने के, ऑब्वियसली आते ही होंगे। टैक्स इवेजन के बहुत केसेस आते हैं, और आजकल जो ये यूपीआई और पेटीएम का जो ये दौर शुरू हो गया है, जहां लोग हर चीज गूगल पे कर लेते हैं, अपने अकाउंट में मंगवा लेते हैं, पेटीएम से मंगवा लेते हैं, और वो रिटर्न्स नहीं भरते हैं। 2-2, 3-3 साल तक रिटर्न नहीं भरते हैं। कुछ लोग छोटी मोटी प्रॉपर्टीज, जैसे 50 लाख से ऊपर प्रॉपर्टी में टीडीएस कटता है 1%, अब 30-25 लाख वाली प्रॉपर्टी में नहीं कटता है, तो वो उसको हाइड करने की कोशिश करते हैं। तो वो आजकल गवर्नमेंट भी बहुत इंटेलिजेंट है, सारे पैन, आधार सब बैंक अकाउंट से लिंक्ड है। तो गवर्नमेंट भी 2-3 साल बाद, जब उसका रिटर्न फाइल करने का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका होता है, तब उनको एक नोटिस इशू करता है टैक्स इवेजन का। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 60% आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अच्छा। और उसको अनअकाउंटेड मनी माना जाता है, कि आपका ये 2 नंबर का अनअकाउंटेड ब्लैक मनी है, और उस पे आपको 60% टैक्स
और वो इंटरेस्ट के साथ 100% ही बैठ जाता है। अच्छा। तो मैं तो किसी को एडवाइस भी नहीं करूंगा कि कोई इस तरह से इवेजन करने की कोशिश करे, ये सोच कर कि 140 करोड़ में हमें कौन ढूंढेगा। सब सब रेडिली डेटा अवेलेबल है, और आप यकीन मानना, इतना, मेरे कई इनकम टैक्स ऑफिसर्स से बात होती है तो वो बताते हैं कि हमारे पास इतना डेटा है एविजन का, हमारे पास स्टाफ नहीं है कि हम इसको प्रैक्टिकली इसको मास लेवल पे एग्जीक्यूट करें। अगर वो करने पे उनको मिल गया ये वाला ऑप्शन, तो आप मतलब अभी भी नोटिस बहुत ह्यूज नंबर पे आ रहे हैं, और ये आगे और आएंगे बढ़ेंगे, और ये बहुत बढ़ेंगे। दे हैव मेनी डेटा। आपके फॉरेन ट्रेवल, अब बहुत सारे लोग फॉरेन ट्रेवल करते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कैश से कर देते हैं। ऐसे ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं, आप हंसोगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है एक घर का 1 लाख रुपए महीना, वो किसी एजेंट से वो कैश से जमा करवा देते हैं, और ये सोचते हैं कि हमने तो बार बार से बिल पे कर दिया, हमें कौन पूछेगा। बट सब डेटा है गवर्नमेंट के पास। अच्छा। और वो अभी थोड़ा सा लीनियंट है इस अप्रोच में, लेकिन ये डेटा उनके पास अवेलेबल है। और कई नोटिस इसके ऊपर आए हैं, आपके हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस के बारे में पूछा गया। अच्छा। कि आप किचन एक्सपेंस कितना करते हो, बिजली का बिल कितना पे करते हो, पानी का बिल कितना पे करते हो, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कितनी फीस है उनकी, क्या आपने दिखाई है ये फीस अपनी बैलेंस शीट में या रिटर्न में कि आप ये पैसा खर्च कर रहे हो। ओके। आपने घर बनाया तो ये घर आपने कब बनाया। अभी रिसेंटली मुझे एक नोटिस आया, मैंने फेस किया, किसी का नोटिस था, उन्होंने घर बनाया, 500 स्क्वायर यार्ड्स का घर बनाया, और आप समझते हो 500 स्क्वायर यार्ड के घर में कितना कंस्ट्रक्शन वैल्यू होगा, जब पार्किंग प्लस 4 फ्लोर्स। उनको नोटिस जीएसटी डिपार्टमेंट ने तब दिया जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का, रेजिडेंशियल का कनेक्शन लगा लिया, अच्छा। पानी के कनेक्शन सब लगा दिए, और उनसे तब पूछा गया कि आपने ये किन किन वेंडर से आपने सामान खरीदा है, और आपने उनको पेमेंट कैसे करी है। अच्छा, लिस्ट ली। हमें वो लिस्ट आप दे दीजिए। ओके। और उन्होंने डेटा कहाँ से उठाया, एमसीडी में जो नक्शा पास करवाया आपने, उनसे डेटा लिया, उसकी डेटा उनसे वहां से नक्शा की कॉपी ले ली, और प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिजली वाले कनेक्शन से उन्होंने वहां से एक पेपर्स मंगवा लिए। अब बाकी आप समझदार हो कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। तो कोई आपने ऐसा लाइव एग्जांपल देता है जिसने 60 या 100% टैक्स दिया हो, कभी हुआ ऐसा? सर अनगिनत एग्जांपल्स हैं। अच्छा। खासकर डीमोनेटाइजेशन के केस में तो सब ने दिए। अच्छा। डीमोनेटाइजेशन में जब रात को 8 बजे अनाउंस हो गया था कि 8 नवंबर को कि कल से आपकी करेंसी इनवैलिड हो जाएगी, तो बहुत सारे शॉपकीपर्स ने, ज्वेलर्स ने सेल अपनी 2 घंटे में सेल के बिल काटे, और उन्होंने वो सारे के सारे बैंक में कैश जमा करा दिए नेक्स्ट डे। तो जब गवर्नमेंट ने उनसे पूछा कि आपने पिछले पूरे साल में नवंबर तक तो, अक्टूबर तक तो आपने 2 करोड़ की सेल करी है, अप्रैल टू अक्टूबर, और सिर्फ 2 दिन में आपने सेल कर दी 5 करोड़ रुपए की। तो वो, और आप, उन्होंने कहा कस्टमर आए हैं हमारे पास, और हमने वो हमसे ज्वेलरी लेके चले। तो कहते अब हमें कैमरा दिखा दो, आपके शोरूम के अंदर लोग आए होंगे ना खरीदने के लिए। कहते वो कैमरा हमारा वो उस दिन वर्क नहीं कर रहा। तो ऐसे बड़े केसेस हुए, और ऐसे हजारों केस अभी पेंडिंग है कोर्ट्स में, और हजारों केसेस पे गवर्नमेंट ने पेनल्टीज लगाई है। और ये अब ट्रेंड, ऑनगोइंग ट्रेंड है। 2016 के बाद जब अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये अमेंडमेंट लेकर आए थे 60% वाला, 1115 बीबीई सेक्शन कहते हैं हम इसको, जो हम अपने क्लाइंट को समझाते हैं उस सेक्शन को हाईलाइट करके कि आप इवेजन की कोशिश करोगे तो आज तो आप बच जाओगे, लेकिन 2 साल बाद, 3 साल बाद ये नोटिस आएगा ही आएगा। तो जो लोग थोड़े से कंप्लायंट हैं लॉ को लेके, जो डरते हैं, वो अपना कंप्लायंस कर लेते हैं, जो नहीं डरते हैं वो फेस करेंगे इसको। देखा जाएगा। तो ऐसा क्या होता है कि इंडिया में लोग बहुत बचते हैं टैक्स भरने से, मैंने नोटिस किया है। उसका एक रीजन ये है कि एक, आप कह लो, फैमिली ट्रेंड चलता है कि मेरे बड़ों ने नहीं दिया तो फिर उनको कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्यों होगा। एक तो मुझे लगता है कि ये एक बेसिक रीजन है। दूसरा, टैक्स रेट भी ज़्यादा है। टैक्स रेट 30% है या 26% है कॉर्पोरेट से केस में, तो उनको लगता है कि हम 100 रुपये कमा रहे हैं और 30 रुपये गवर्नमेंट को देते, और 70 से हम अपना खर्चा करें, तो उनको वो 30 रुपीज़ बहुत पिंच करता है। तो उसको वो इस चक्कर में वो एविजन के लिए चलते हैं। एक टाइम पे तो इंडिया में 50% 60% टैक्स होता था,
अब गवर्नमेंट ने 26% कॉर्पोरेट्स के लिए कर दिया है, 30% इंडिविजुअल्स के लिए कर दिया है, ओके। और उसमें भी स्लैब्स है 5 से लेकर 5, 10, 15, 20, 25। तो गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन आप ये मानो कि 6 या 7 करोड़ रिटर्न्स फाइल होती हैं इंडिया में अभी 140 करोड़ लोगों में से। तो गवर्नमेंट को 7 करोड़ से कलेक्ट करना है और 140 करोड़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, रेलवेज, रोड्स। वो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से मजबूर है राइट। कि वो रेट कम करने से अगर उनका टैक्स बेस बढ़ रहा है देन तो दे विल डू दैट, राइट। बट वो एकदम वो टैक्स रेट 10% ले आए तो वो भी पॉसिबल नहीं है। लोग अभी भी उस डोमेन से बाहर नहीं आ रहे, लेकिन ये टैक्स इवेजन वाले जो सेक्शंस हैं, जो ये उनको धीरे धीरे ब्रैकेट में लेकर आ रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें प्लग कर दी है, आधार लिंक करना, पैन लिंक करना, बैंक से लिंक करना, फिर ये सबको नोटिस भेजना, जैसे अभी एमसीडी मैंने आपको बताया कि नए नए तरीके गवर्नमेंट भी ढूंढ रही है कि किस तरह से सबको टैक्स ब्रैकेट में लेकर आए। आप इमेजिन करो 20-30 करोड़ टैक्स ब्रैकेट में आ गए। मैं तो नहीं मानता पर्सनली कि इंडिया में 10-12 लाख कमाने वाले सिर्फ 5-7 करोड़ लोग हैं, जो 2-3 करोड़ लोग ही हैं। 5-7 करोड़ तो टैक्स भी नहीं भरते। मेरे ख्याल करता है 20-25-30 करोड़ तो है। तो ये जिस दिन वो लोग आ गए टैक्स डोमेन में, तो अपने आप को टैक्स रेट भी रिड्यूस दिखेगा और ये बेनिफिट हम सबको करेगा ही। आई थिंक इंडिया भी उससे ज़्यादा ग्रो करेगा। हम डेवलप बनने में हम बस इसलिए है कि हमारी एक पैरेलल इकोनॉमी अलग चल रही है। वो जब पैरेलल इकोनॉमी मर्ज हो जाएगी इसमें बैंक में, वाइट इसे प्रॉपर चैनल में आ जाएगी, तो आप देखना ये इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँचने वाला है। और अभी रिसेंटली अभी डेटा भी आया था जिसमें वो बता रहे थे कि 140 करोड़ लोगों में सिर्फ 15 से 20% है जो सिर्फ अपना आइडिया फिल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें गवर्नमेंट कैसे ट्रैक कर रही है उन लोगों को जो आइडिया फिल ही नहीं कर रहे अपनी? नहीं, ये मैंने आपको बताया ना, फॉरेन ट्रेवल से, अच्छा, क्रेडिट कार्ड से, पासपोर्ट तो की ऐसे भी information लोग से। हैं जो फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं और आइडिया फिल नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग तो भरे हुए हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमें कौन पूछ रहा है। मतलब वो आज भी वो एटीट्यूड है, हमें कौन पूछ रहा है। बट वो आपके क्रेडिट कार्ड्स के बिल, आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल, आपके बच्चों की स्कूल की फीस, जो ये बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस, ये सब चीज़ें, सब इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास जा रही है। आप टिकट बुक कराते हैं, सपोज आप कहीं जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, तो आपने एजेंट को कैश दे दिया, एजेंट ने आपकी टिकट बुक करा दी। अब एजेंट तो कैश उसको पेमेंट करेगा, मेक माई ट्रिप को, यात्रा.com को पेमेंट करेगा वो, या एयरलाइंस को डायरेक्ट पेमेंट करेगा। तो ही विल डिपॉजिट दैट कैश इन द बैंक अकाउंट, और वो फिर उनको चेक इशू करेगा। तो उससे गवर्नमेंट पूछेगी तेरे पास पैसे कहाँ से आए, वो कहेगा कि मैंने मिस्टर XYZ की टिकट बुक कराई थी। तो आपको नोटिस आ जाएगा कि वो पैसा आपके पास कहाँ से आया। तो ये मैंने बताया ना, इंफॉर्मेशन उनके पास सब है, और आपकी सोच से ज्यादा इंफॉर्मेशन है उनके पास। बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्टाफ, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, वो इसको अभी बहुत मैसिव स्केल में इशू नहीं कर रहे, बट कर रहे हैं, और बहुत अच्छा रिकवरी भी कर रहे हैं इससे। अच्छा, जैसे कि आपने बताया लोग फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं और सरकार के पास इंफॉर्मेशन चाह रही है, तो ये सरकार सब पे ट्रैक करती है, या कुछ हायर लेवल केसेस होते हैं, या ज़्यादा ट्रैवल होता है किसी का, या कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रैवल होता है, वो उस पर ट्रैक करती है? नहीं, देखो, ये इंफॉर्मेशन तो गवर्नमेंट के पास है। जो हाई लेवल केसेस है उनका ऑब्जर्वेशन रहता ही है। ओके। लेकिन जो नॉर्मल केसेस है, पासपोर्ट है आपका स्कैन हो रहा है, सारी इंफॉर्मेशन, एयरलाइन से टिकट बुक हो रही है, आपके सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स वहाँ पर हैं, आपके कॉन्टैक्ट नंबर आपके बैंक से लिंक्ड है, आपके आधार से लिंक्ड है, तो आप इंफॉर्मेशन तो उनके पास सारी है। अब उनको हर केस को तो पिक एंड चूज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, इतनी बड़ी कंट्री में कैसे आप करोगे। बट हाँ, गवर्नमेंट ज़्यादातर उन्हीं केसेस को अपने पास लेकर आती है जहाँ उनको कुछ टैक्स कलेक्शन की उम्मीद हो। अच्छा, ओके। अब कोई नॉर्मल केस पे टैक्स कलेक्शन की अगर उम्मीद नहीं है उनको, तो दे विल नॉट वेस्ट देयर टाइम ऑन दैट फेलो। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो अपने ऑफिस के पीएन के नाम से कंपनी बना देते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। अब वो कंपनी उसके रहता वो किसी बिहार के कोने में, पता नहीं कहाँ पर, उसका 100 गज का 50 गज का मकान है, खेतों में वो फादर उसके वो करते हैं फार्मिंग, और उसके अकाउंट में 20-20 10-10 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है। अच्छा। फिर वो अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, ओके। फिर वो नया अकाउंट खोल देते हैं डमी नाम बना के। ओके। तो कई बार ऐसी चीजें भी सामने आती हैं जहाँ पे एक बैंक अकाउंट खुला,
उस पर कुछ ट्रांजेक्शन हुई 6-8 महीने साल, वो अकाउंट बंद हो गया। अच्छा वो अकाउंट जिसका पैन कार्ड था या आधार कार्ड था वो आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अच्छा वो डमी अकाउंट है। उसके नाम पे नोटिस जारी करते हैं, वो बिहार का एड्रेस नहीं मिलता, अच्छा और जहाँ पे वो गलती से मिल जाए तो वो इंसान वो होता ही नहीं है, ओके और वो नोटिस हवा में घूम रहे होते हैं, अच्छा मोटी मोटी डिमांड उसमें स्टैंड कर रही होती है, बट कोई रिकवरी मैकेनिज्म नहीं है उसका। अच्छा तो कई बार गवर्नमेंट ऐसे भी केसेस में अब फेस करती है चैलेंजेस को, इसलिए उन्होंने ये आधार लिंक करना, पैन लिंक करना, थंब इसलिए इम्प्रेशन लेना, कंपलसरी कर दिया। इसलिए वो सब कंपल्सरी कर दिया। आई रेटिना लेना, आज की डेट में आप आधार किसी का बनवाओ नहीं बनेगा, हाँ पैन कार्ड नहीं बनेगा, 2 पैन कार्ड नहीं बनते, पहले लोगों के पास 2-2 पैन कार्ड होते थे। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10 अक्टूबर सो एंड सो, आपने 12 अक्टूबर कर दी, दूसरा पैन कार्ड इशू हो जाएगा। ओके तो अब वो सब चीज़ें गवर्नमेंट प्लग कर रही है। ओके बहुत सारे वो बन गए हैं सॉफ्टवेयर वैसे जो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को हाईलाइट कर देते हैं। अब आप अपने बैंक में 50 लाख या 20 लाख का ट्रांजेक्शन करो, बैंकर आपको फोन कर देता है कि हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का रीजन क्या है, क्यों पैसा आ रहा है और क्यों जा रहा है, क्योंकि आरबीआई भी बहुत उस पर कॉशियस हो गई है। रिस्क मैनेजमेंट की टीम बैठी हुई है बैंक्स में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। आपने कोई क्रेडिट कार्ड सपोज 6 महीने यूज़ नहीं करा और आपने 6 महीने बाद 50,000 का ट्रांजेक्शन कर दिया, आपको फोन आ जाएगा कि आप ही थे ना जिसने करा है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा किसी के साथ। तो रिस्क मैनेजमेंट टीम भी बैठ गई है। ओके तो अगेन उनको किसको टारगेट करना है वो उनकी ऑप्शन है, बट उनके पास इंफॉर्मेशन हर आदमी की है, और वो उस लेवल की इंफॉर्मेशन है जो आप और मैं सोचते हैं कि हम हाइड कर रहे हैं और हमें कौन पूछेगा। तो सब इंफॉर्मेशन है उनके पास। ओके तो कोई ऐसा फनी इंसिडेंट आपके साथ आया हो जो आपने कहा हो भाई तूने ये क्या कर दिया, कोई क्लाइंट हो या कोई? हाँ, वो मैंने आपको बताया ना, उसका घर वाला बताया कि उसको लगा मैंने घर बना दिया, मुझे कौन पूछ रहा है। वो घर वाला केस आ गया, एक का बच्चों की स्कूल की फीस और बिजली का बिल का पूछ लिया, तो वो बड़ा मतलब ही वाज वेरी सरप्राइज कि ये भी कोई मुझसे पूछ सकता है। तो ये ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है। अब किसी का फॉरेन ट्रेवल का इंसिडेंस था, उसने बच्चे उसके यूएस में पढ़ते थे, तो उन्होंने यहाँ से फॉरेन करेंसी उनको वहाँ भेज दी, बाय प्रॉपर चैनल भेजी। बट उन्होंने क्या किया कि अपने बैंक में कैश जमा करा दिया इंडियन करेंसी, और उनको फॉरेन रेमिटेंस कर दिया। अब उनके लिए तो एक गुड कॉज के लिए था, बच्चे पढ़ने गए हुए बाहर, उनको डेली अलाउंस एक्सपेंस चाहिए, बट वो गवर्नमेंट ने उनको नोटिस दे दिया कि 15-20 लाख रुपए आपके पास कहाँ से आए। तो ये सब चीज़ें हमने देखी है कि होती है, और कई बार ऐसा होता है कि आपको खुद भी हंसी आती है, बट यू हैव टू एडवाइस योर क्लाइंट, तो आपको सीरियस मोड में रहना पड़ता है। लेकिन वो कई बार तो ये वाली चीज़ें देखकर तो हमें खुद भी लगता है कि ये बचकाना हरकत इतने एजेड होने के बाद कैसे कोई कर सकता है। अब वो कहते हैं हमसे गलती हो गई है, बचाओ। अब बचाओ किसको? लॉ है ही नहीं बचाने वाला, तो कैसे बचाओगे? तो ऐसी कंडीशंस में सी क्या करता है? नहीं, वो हम बस यही करते हैं कि जो दिलासा के अलावा दिलासा के अलावा जो बेस्ट पॉसिबल रेमेडी जो टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया उसको कुछ हद तक रिड्यूस करे, उसकी रिटर्न्स टाइमली जो नहीं भरी हुई हैं वो भरवा दे, और जो वॉलंटरी कुछ डिस्क्लोज करवा दे कि हम वॉलंटरी हमने इतना टैक्स डिक्लेयर कर दिया, कि वो पेनल्टी से बच जाए, इंटरेस्ट से बच जाए। बट जब आपने रिटर्न्स नहीं भरी है, टाइम रिटर्न भरने का निकल गया, तो एंड ऑफ द डे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि आप टैक्स पे करो और आगे से कंप्लाइंट रहो। राइट। और जैसे आपने बताया कि आजकल आधार हम लेने जाते हैं तब थंब इम्प्रेशन लेते हैं, और यही अगर हम एक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने जाते हैं तब भी थंब इम्प्रेशन लेते हैं, तो आई थिंक वो सब चीज़ें तो ट्रैक हो ही रही है ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में। बिल्कुल हो रही है। तो इसमें जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि 50 लाख से नीचे वाली ट्रैक नहीं होती, वो तो ऑटोमेटिकली अब ट्रैक हो ही रही है। नहीं, वो ट्रैक होती है, बट उसमें टीडीएस का कंपोनेंट मतलब नहीं उससे है। बच नहीं सकता ना इंसान। बच तो आप किसी चीज से नहीं सकता। आप सिर्फ इसलिए बचे हुए हो कि गवर्नमेंट आपके पास इंफॉर्मेशन होने के बाद भी आपको नोटिस नहीं दे रही है, बट सब कुछ है उनके पास। और अभी जो ये लॉ चेंज हुआ था कि पहले 5 लाख तक आई थिंक टैक्स हाँ जी नहीं था, अब शायद 11 लाख हो गया, 12 लाख रुपए 12 लाख हो गया। हाँ जी, इस 1 अप्रैल 25 के बाद से। इससे कुछ
फाइल्स बढ़ी हैं, मतलब लोगों ने टैक्स देना शुरू करा है या? नहीं, अब देखो, अब 12 लाख तो अभी इस साल आया है, जिसकी रिटर्न हम्म, जुलाई 26 में जाएंगी। अच्छा, ओके। तो ये हमें ये सब हम लोग ट्रैक कर पाएंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। ओके, बट 12 लाख एक मैसिव, बहुत गुड मूव बहुत है। अच्छा मूव है, आई हाँ, थिंक। बहुत अच्छा मूव है। इससे टैक्स बेस भी बढ़ेगा। हम्म, लोग डोमेन मतलब उसमें आएंगे, इनकम टैक्स के अंदर ब्रैकेट्स में आएंगे। हम्म, अपनी बैंक की ट्रांजैक्शन देखो, हर चीज गवर्नमेंट का मकसद टैक्स कलेक्शन भी नहीं होता है हर वक्त। वो ब्लैक मनी को इस देश से हटाना भी चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते मिनिमाइज करना चाहते हैं। लोग ब्लैक मनी में काम इसलिए करते हैं कि 5 लाख या 3 लाख टैक्स की एग्जम्पशन है, तो कैश में ट्रांजैक्शन ज़्यादा करते हैं। हैं। अब आपको पता है कि 12 लाख रुपए कैश की ट्रांजैक्शन, सॉरी, टैक्स की ट्रांजैक्शन मेरे को नहीं लगेगा टैक्स उस पर। हम्म, तो आप 12 लाख आप बैंक में लाओगे, बैंक में जमा कराओगे, फिर आप बैंक से रिवॉल्विंग करोगे, इकोनॉमी में पैसा आएगा वो। और वो बैंकिंग में चैनल में पैसा आएगा तो पैसा घूमेगा, रोटेट होगा। फिर वो पेटीएम होगा, गूगल पे होगा, बैंक के चार्जेस मिलेंगे, बैंक भी कमाएगा उससे। राइट। तो सिर्फ पर्पस टैक्स कलेक्शन नहीं है, मनी मनी को प्रॉपर फोरम में भी लेके आना है। एक ये भी एक पर्पस है। जितना पैसा वाइट और इकोनॉमी में घूमेगा, उतना गवर्नमेंट को ज़्यादा फायदा होगा। पैरेलल इकोनॉमी को खत्म करना भी तो एक मकसद है, राइट। और उसी से सब ये ब्राइब्स एंड सब चीज़ें खत्म होंगी। तो 12 लाख का मतलब है आपके घर में 4 मेंबर्स हैं तो 48 लैक्स हो गया। तो अब वो 48 लाख काफी हो मतलब गया। 4 लाख रुपए महीना। बहुत कम लोग, बहुत हो मुझे गया। लगता है, ये 4 लाख महीना कमा रहे होंगे। बट वो 4 लाख महीना जब आपके बैंक में आ जाएगा, तो गवर्नमेंट को 48 लाख एक फैमिली से बैंक ट्रांजेक्शन आ गया। उससे फिर वो अपनी वर्ल्ड इकोनॉमी में सुपर पावर बनना है हमने। तो जब तक हमारा पैरेलल इकोनॉमी चलता रहेगा, हम सुपर इकोनॉमी थोड़ी बनेंगे। राइट। वो मकसद वो भी है, टैक्स कलेक्शन। और इंडिया को आगे 2047 का टारगेट है कि इंडिया को हम नंबर 2 नंबर 1 बनाए। तो वो जब तक सारा पैसा प्रॉपर चैनल में नहीं आएगा, तब तक हम नहीं बन पाएंगे। तो मेरे को लगता है ये भाई, जो लोग इनकम टैक्स फिल नहीं करते और फिर सरकार को गाली देते हैं कि रोड सही नहीं है, एयरपोर्ट्स नहीं है, ये नहीं है, तो जब उन्हीं के टैक्स से ही सब चीजें होनी है, सरकार और उन्हीं से पैसा लाएगा नहीं, बिल्कुल। और फिर एट दी एंड वो उन्हीं को ब्लेम कर रहे होते हैं। वो तो उन्हीं इंडिया की की वीडियोस टेंडेंसी आके ऐसी है। बट ये बोलना बहुत गलत है कि कोई गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, सब गवर्नमेंट काम कर रही है। बट अब आपके पास 1 लाख रुपए है और आपको 10 लाख रुपए चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो और हम 10 लाख दे सकते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन हम दे नहीं रहे हैं और बोल रहे हैं कि 10 लाख रुपए आप लगाओ 1 लाख कमा के। फिर लेकिन गवर्नमेंट को काम करना है, बिकॉज वोट नहीं मिलेगा, डेवलपमेंट नहीं होगी। तो गवर्नमेंट जो है वो बाहर के बैंकों से, वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं। वो लोन लेके इस इंफ्रा को बनाते हैं, फिर हम ही लोग उस इंफ्रा को तोड़ देते हैं। वंदे भारत का एक बहुत फेमस है कि वो नई नई वंदे भारत स्टार्ट हुई थी, 4 दिन बाद लोगों ने उसमें टीवी स्क्रीन्स और शीशे तोड़ दिए। ना वो कंट्रीब्यूट करेंगे और ना ही और वो डेवलपमेंट को कोसेंगे भी। और उसके बाद जब गवर्नमेंट को अच्छा करना चाहती है तो उनको वही पसंद नहीं है। तो ये तो हार्डशिप है, हर गवर्नमेंट के साथ है ये हार्डशिप। तो बिल्कुल है। आपको क्या लगता है इसको सॉल्व करने का क्या सोल्यूशन है? तो सॉल्व करने का यही सोल्यूशन है कि अवेयरनेस लोगों में बढ़ाई जाए, जो बढ़ा रहे हैं, कि आप टैक्स के ब्रैकेट में आओ, जीएसटी लोगों को पे करो, अपने इनवॉइस लोन से कैश की ट्रांजैक्शंस खत्म करो। बहुत सारी क्वेरीज डिपार्टमेंट के पास आती थी कि आपका टैक्स रेट इतना ज़्यादा है, स्लैब इतना कम है, इन्होंने वो भी बढ़ा दिया। अब ये पहली गवर्नमेंट है जिसने पिछले 10 साल में 2.5 लाख से 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया। मैं तो काफी अमेज हूँ। हाँ, कॉर्पोरेट टैक्स 30%, 35% होता था, 26% है। स्टार्टअप्स को इतना बेनिफिट दिया जा रहा है, 5-5 साल तक उनका टैक्स फ्री है। और और ऐसे बहुत सारे बेनिफिट कस्टम्स में, एक्साइज में, एक्सपोर्ट्स को इतना प्रमोट कर रहे हैं। आपके पास कोई आइडिया है तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको सब्सिडाइज लैंड भी दे रही है। ओके। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है? आपको इंकरेज ही तो कर सकती है। और इंकरेज होके काम करना हमारी एज अ सिटीजन हमारी जिम्मेदारी है। अभी मैंने एक रील देखी थी, उसमें जो नया इन्होंने हाईवे बनाया है देहरादून वाला, उसमें वो दिखा रहा था एक बंदा कि क्या लोग सरकार इनके लिए करे। उन्होंने वहाँ के नट बोल्ट, वहाँ के पाइप लोहे के अभी से निकाल के सब तोड़ ताड़ रहे हैं। बिल्कुल। और वही लोग आगे बोलते हैं सरकार कुछ करती नहीं है, और सरकार को गाली देते हैं कि ये गड्ढे हैं, मट्टी हैं। सो और आपको लग रहा है कि इंडिया के अंदर कभी ब्लैक मनी खत्म हो पाएगी? नहीं, ब्लैक मनी खत्म तो नहीं होगा। जैसे मैंने बताया कि फैमिली ट्रेंड्स चल रहे हैं जो इतने सालों से चल रहे हैं, तो ब्लैक मनी तो कभी खत्म मेरे को लगता नहीं होगा। लेकिन हाँ,
कुछ हद तक जितना कंप्रेस कर सकेंगे वही हर गवर्नमेंट की मेरे ख्याल से कोशिश है कि आने वाली गवर्नमेंट की भी जो भी है और जो पहले थी, सबकी कोशिश तो ये थी कि इसको कम से कम वो क्रंच करा जाए। डीमोनेटाइजेशन वाज द रीजन बिहाइंड इट। नोटबंदी का मकसद ही ये था कि ब्लैक मनी जो है वो मार्केट से गायब हो जाए और सब प्रॉपर चैनल्स में आ गए, लेकिन जो इवेजन वाली बात थी वो लोगों ने वहां पे कर ली। और आपके सीए लॉबीज में जैसे आप लोग मिलते होगे तो क्या बात होती है, बीजेपी अच्छी है या सब कांग्रेस अच्छी थी? नहीं देखो, सीए लॉबी में हर तरह के लोग हैं। तो बीजेपी मतलब किसको ज्यादा वोट है? नहीं, वो बहुत सारे लोग मतलब मिक्स एंड मैच है, लेकिन बीजेपी के ज़्यादा प्रेफर्ड लोग को ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले लोग भी पसंद करते हैं, बट दे डोंट लाइक द फाइनेंस मिनिस्टर। वो कहते हैं नहीं, वो फाइनेंस मिनिस्टर तो चिदम्बरम वाज अ गुड फाइनेंस मिनिस्टर। तो उनका अपने अपने सबके अपने व्यूज़ हैं, बट मुझे लगता है कि जितना मेरा पर्सनल असेसमेंट है, बीजेपी कांग्रेस तो सब चलता रहेगा दुनिया के अंदर, लेकिन जो पिछले 10-15 साल से, जो 10-12 2014 के बाद जो हमने चेंजेस देखे हैं, लोगों को इनकरेज करने के लिए, अवेयर करने के लिए, टैक्स के ब्रैकेट्स में लाने के लिए, वो एग्जेम्पलरी बहुत अच्छा काम हुआ है। उससे पहले पी चिदम्बरम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने भी बहुत कंप्यूटराइज या आईटीआर फॉर्म्स को कंप्यूटराइज करना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को लाना, और ये जो हम आधार, ये सब चीज़ें, लिंकेज, ये सब उन्हीं के टाइम से ये प्रोसेस सब स्टार्ट हुआ था। तो उनके टाइम से इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ। इस गवर्नमेंट ने उसको कैरी फॉरवर्ड करके आगे, आज हो सकता है अगर कांग्रेस आज तक होती तो हो सकता है आज हम यही बात कर रहे होते, ये भी इसी फोरम पे लेकर आते, लेकिन वो बेस बन चुका था वहां से। बट ये दूसरी गवर्नमेंट ने भी पूरे उसको इंटेंशनली उसको आगे हाई राइज पे लेकर गए। ऐसा नहीं कि उसकी पॉलिसी थी तो हम नहीं लेके जाएंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को वो आगे लेकर आए, और बहुत ही ज्यादा, अब एक इनकम टैक्स में आप देखिए फेसलेस असेसमेंट हो गया। अच्छा। फेसलेस का मतलब ये है कि आप दिल्ली में हैं, आपका केस दिल्ली में कोई नोटिस आ गया, तो आपको नहीं पता कि मेरा ऑफिसर सौरभ मल्होत्रा है या गौरव कुमार है। अच्छा। वो ऑफिसर मुंबई में बैठा है या बेंगलोर में बैठा है, आपको ये भी नहीं पता। फेसलेस है। आपको खुद ऑनलाइन उसका ईमेल या पेपर्स अपलोड करने हैं, वो अपना नोटिस आपको ऑनलाइन अपनी क्वेरीज भेजेंगे, आपको अगेन उसको ऑनलाइन जवाब देना है। कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं। अच्छा, नेम डिस्क्लोज नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा। तो ये भी इस गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे क्या होगा कि आप फेस टू फेस मिलोगे तो आप कुछ और बात भी करोगे, तो वो बिल्कुल पब्लिक कनेक्शन से हटा दिया। बहुत सारा रेवेन्यू जो मतलब गवर्नमेंट को नहीं मिलता था बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, वो अब गवर्नमेंट को कलेक्ट होने लग गया। प्रेशर डालते हैं कि 24 आवर्स 48 आवर्स में ये काम आपको करना है। जैसे मोदी जी खुद है, वैसे ही वो सारे ऑफिसर्स को प्रेशर डाल के बैठे हुए कि आपको टैक्स दिए गए कि ये 24 घंटे में काम करना है, 48 घंटे में काम करना है। तो मेरे को लगता है कि मैं तो पर्सनली, मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं जो अनबिलीवेबल थी कि कभी हो भी पाएंगी इंडिया के अंदर, इंडिया जैसी कंट्री के अंदर, जहाँ पर बताते हैं कि बहुत लोग इलिटरेट हैं अभी भी। सबको बैंक के चैनल में लेके आना, सबके अकाउंट खोल देना जनधन योजना में, आज उसी अकाउंट का बेनिफिट मिल रहा है इनको। वही चीज़ें पेटीएम ले आ रहे, वर्ल्ड का सबसे सक्सेसफुल कंट्री इंडिया हो गया है ये यूपीआई पेटीएम में। वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपने कैसे सक्सेसफुल कर दिया इसको। तो मेरे को लगता है कि बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं जो हम अपनी लाइफ में इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि एक सब्जी वाला वेंडर आपको यूपीआई पेमेंट लेके जा रहा है। आई एम सॉरी टू से, एक बेगर के पास भी आज पेटीएम है, वो भी लेके घूम रहा है। बिल्कुल, मैंने परसों ही देखा है रेड लाइट पे। उसको उसने मांगा किसी से, तो साथ वाली गाड़ी वाले ने उसने पेटीएम स्कैनर दिखा दिया उसको। तो ठीक है, ये तो इंडिया तो बढ़ रहा है, इंडिया बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। ओके। तो जैसे मान लो किसी ने आईटीआर भी कोई रेगुलरली फिल कर रहा है और सब कुछ हिसाब से कर रहा है, उसके बाद भी उसको नोटिस आ गया या कुछ आ गया, तो भी मतलब उसके कुछ चांसेस हैं। मान लो जैसे आपने बताया कि कोई लोग तो आईटीआर फिल ही नहीं कर रहे 2-3 सालों से, लेकिन एक साइड बाय साइड बंदा है जो इवेजन भी कर रहा है और आईटीआर भी भर रहा है, तो उसमें भी चांसेस होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप आईटीआर जो भर रहे हैं उसमें आप क्या क्या डिस्क्लोज कर रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है।
अब आपने कुछ चीज़ें तो डिस्क्लोज कर दी और कुछ आपने टैक्स बचाने के लिए डिस्क्लोज नहीं करी, तो सिर्फ आईटीआर भर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि वो आप इवेजन से बाहर हो गए। ओके आपने अपनी ट्रू इनकम डिस्क्लोज करी है, तभी वो माना जाएगा कि आपने इवेजन नहीं करा है। ओके आपके पास हर अपनी सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का प्रॉपर डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा, वरना वो इवेजन, वो 60% वाला कैटेगरी वो आपका रहेगा ही रहेगा। वो एक तलवार आपके रहेगी सर पे हमेशा। और जीएसटी का मेजर क्या रोल रहा है इंडिया में लास्ट 5-7 सालों 10 सालों में? तो देखिए जीएसटी जो है ना, वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो हमें पता ही है उसका फुल फॉर्म, बट ये एक वैल्यू एडिशन टैक्स भी हम इसे कहते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स। कि आपने एक 100 रुपये की चीज़ खरीदी, उसमें आपने 18 रुपये जीएसटी दिया जिससे आपने सामान खरीदा, और आपने वो चीज़ 150 रुपये की आगे बेच दी, उस पर 18% टैक्स आपने कस्टमर से चार्ज कर लिया। तो जो 50 रुपीज़ का डिफरेंस है, सिर्फ आपको 18% उस पर देना है, 9 रुपये। ओके तो वैल्यू एडिशन मतलब जितनी आप वैल्यू इसमें ऐड करते रहेंगे अपने परचेज करके, अपने मार्जिन जो ऐड करोगे, वो जीएसटी आपको पे करना है। तो इस टैक्स के आने से क्या हुआ कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे किसी का पहले बैंकेट में कोई मंडप कीपर सर्विसेज में बिजनेस में था कोई, तो वो खाना भी बेच रहा है, अपने शादी ऑर्गेनाइज कर रहा है, इवेंट ऑर्गेनाइजर भी है वो डेकोरेशन भी कर रहा है, और वो केटरिंग भी कर रहा है, और वहाँ फूड सप्लाई भी कर रहा है। तो अभी पहले क्या होता, प्री जीएसटी रिजीम में क्या होता था कि उसको खाने पे 18%, 12.5% वैट देना पड़ता था, और प्रीमाइसेस जो उससे रेंट पे ली, उस पर 18% सर्विस टैक्स पे करना पड़ता था। तो वो 31% बैठता था। फिर उसके बाद एक वो होता था एंटरटेनमेंट टैक्स दिल्ली के अंदर, उसको वो भी पे करना पड़ता था। तो उसको 32 या 33% टैक्स लगता था, इनडायरेक्ट टैक्स जिसे हम कहते हैं, एक फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब लोग उसकी वजह से लोग जो है अंडर बिलिंग करवाते थे या बिलिंग नहीं करवाते थे। अब जीएसटी आने से फ्लैट 18% हो गया उस पर। अब आप कोई भी फंक्शन कर रहे हैं, आपको 18% जीएसटी देना है, और अब गवर्नमेंट ने उसको कुछ साल पहले 5% कर दिया। अच्छा कि आप जहाँ पे आपने फंक्शन अटेंड करा और खाना भी ऑर्गेनाइज करा, तो 5% इज जीएसटी। इवन आप रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, वहाँ पे आप 5% जीएसटी देते हैं। पहले वो 18 था, फिर गवर्नमेंट ने उसको 5 कर दिया। लेकिन जब सर्विस टैक्स और वैट वाले टाइम पे 17 से पहले अगर कोई लिकर कंज्यूम कर रहा है किसी उसमें रेस्टोरेंट में, तो उसको लिकर पे वैट देना पड़ता था 20%, खाने पे देना पड़ता था वैट 12.5%, और जो वो सर्विस वेटर जो दे रहा है, जो सर्विस चार्ज वगैरह लेते हैं, उसमें 18% सर्विस टैक्स। तो 10,000 के बिल में 4-5 हज़ार रुपये आपके टैक्सेस होते थे। आज की डेट में वो 5% पे काम हो रहा है, और कुछ टाइम पहले वो 18% पे हो रहा था। तो जीएसटी आने से जो 2-4 तरह के टैक्स थे, वो सब कंबाइंड होके एक टैक्स हो गया, और फ्री ट्रेड हो गया। पहले एक और इसमें बात थी कि यूपी वैट अलग था, यूपी सेल टैक्स अलग लॉ था, दिल्ली वैट अलग लॉ था, पंजाब वैट अलग लॉ था। अब ऑल ओवर इंडिया एक यूनिफॉर्म टैक्स है जीएसटी। पंजाब का भी वही रूल है, दिल्ली का भी वही रूल है, हिमाचल का भी वही रूल है, चेन्नई का भी वही रूल है। तो एक तो आप सीए को ये बड़ा बेनिफिट हुआ कि वो झारखंड में कोई क्लाइंट काम कर रहा है, लेकिन जैसे मेरा कोई क्लाइंट है, वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, उसको कोई साइट बनानी है, वो उसको झारखंड पे काम मिल गया, तो हम दिल्ली से उसको झारखंड का नंबर अप्लाई कर देते हैं। अच्छा। हम दिल्ली से उसकी जीएसटी रिटर्न झारखंड की फाइल कर देते हैं। हमें ना वहाँ जाने की जरूरत है, और ना ही उसको कोई वहाँ पे लोकल किसी कंसल्टेंट को हायर करने की जरूरत है। तो ये बहुत बेनिफिट, पैन इंडिया आपका एक ही लॉ बन गया, ईज ऑफ डूइंग हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। हमारा काम भी बढ़ा उससे, वरना हम पंजाब के सीए को बोलते थे कि यार ये लोकल काम आप देख लो वैट का। अब हम सब काम खुद कर सकते हैं। आई थिंक ये टैक्स कम होने से अंडर बिलिंग पहले बहुत ज्यादा होती थी, अब वो कम हो गई। बिल्कुल 5% में किसको क्या ही फर्क पड़ता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट सब इनिशिएटिव ले रही है। तो ये मेन जो जीएसटी के आने से बेनिफिट हुआ है, रिडक्शन इन टैक्स रेट हुआ है, उसकी वजह से लोगों ने उसका फायदा भी उठाया, वो प्रॉपर बिल्स ले रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को तो कलेक्शन ऑल टाइम हाई जीएसटी कलेक्शन चल रहा है इस वक्त। 2 लाख करोड़ 210 करोड़ तो इनका कलेक्शन हो ही जाता है, जो पहले पूरे इंडिया की सेल टैक्स और का मिलाकर कलेक्शन नहीं था, 50% भी। अच्छा। आज वो डबल हो चुका है, 2 लाख करोड़ को हर महीने इनका आम हो गया कलेक्शन। ओके। तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
तभी जीएसटी के मैसेज बहुत ज्यादा आते तभी जीएसटी के मैसेज बहुत ज्यादा आते हैं, दिन में 4 मैसेज आते हैं, बिल्कुल जमा करा दो, जमा करा दो, जमा बिल्कुल करा नहीं, दो, उसमें लिखा होता है कि इग्नोर इफ फाइल ऑलरेडी फाइल्ड रिपोर्टेड। लिखा होता है। ओके, सो इसमें जब हमारा मान लो 3 बार उसने आईटीआर फिल करके सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी अगर इविजन का लेटर आ गया, कुछ आ गया, सो उसके बाद कोई तरीका होता है जिससे वो बच सके उस चीज से, या कोई ऐसी चीज होती है? नहीं, मैं वही आपसे मैंने बताया ना कि उसके बस तरीका तो बचने का कुछ नहीं है, क्योंकि आपने एक चीज़ डिस्क्लोज नहीं करी और गवर्नमेंट को पता लग गया कि आपका ये इवेजन है, तो वो उस केस में गवर्नमेंट ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दे दी है अभी लास्ट बजट में कि आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर दो। अच्छा, ये भी हाँ, गवर्नमेंट इनकम टैक्स फेस की कर रिटर्न सकती रिवाइज कर दो। उसमें उन्होंने 25% पेनल्टी लगाई है अगर आप 1 साल बाद रिवाइज कर रहे हो, है? अच्छा। देन वो 50% कर दी 2 साल बाद, और 75% कर दी 3rd ईयर में, ओके। कि आप सू मोटो अपने आप जो है अपनी रिटर्न को रिवाइज करके खुद कंप्लाइंट हो जाओ, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट विल विड्रॉ दैट नोटिस। तो ये उन्होंने फीचर उनको दे दिया, बट टैक्स पेनल्टीज का लॉ एज इट इज मेंटेन्ड है, ओके। वो आपको देना पड़ेगा। तो यू कैन रिवाइज योर रिटर्न टू इंक्रीज योर इनकम, आप वैसे रिवाइज नहीं कर सकते। सो 2026 आने वाला है जैसे कि, और 2026 में, और ये मैंने एक कोट पढ़ा था, आई थिंक, मुझे नहीं लगता ये पुराना नहीं है, उसमें बोलते हैं कि इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है ना, वो इंसान को और गरीब करने में लगा हुआ है। ये आपको लगता है 2014 से पहले का था, या अब बेटर हो गया? ये कोट पहले का है, 2014 से पहले वैलिड होता था, या अब भी वैलिड है? नहीं देखो, टैक्स सिस्टम तो 14 वाला ही चल रहा है, एक जीएसटी इसमें चेंज आया है, गवर्नमेंट लिबरल हो गई है, टैक्स रेट उन्होंने काफी कम करा है, बट टैक्सेस तो सारे मोर नहीं, और लेस। जैसे कि अभी पहले आई थिंक 2.5 लाख का था, फिर 5 लाख हो गया, वो 11, उस सेंस में बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, उस सेंस में तो कोई ऐसा नहीं होने वाला कि 2026 में ऐसा हो जाएगा कि या अननेसेसरी लोगों की जेब से पैसा निकाला जा रहा है, या उनको कुछ ऐसा फील कराया जा रहा है कि आपका टैक्स। मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा कि जो आदमी टैक्स विद द टाइम उसकी इनकम बढ़ रही है और टैक्स उसे डबल लिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब कुछ नॉर्मल ही रहेगा। कुछ लोग तो बातें फैलाते हैं, उनको जो लगता है फैलाए। सो दिस इज अपार्ट फ्रॉम द सीए थिंग, कि आपका पॉलिटिकली एक पॉजिटिव नोट क्या है आज के टाइम में, 25-26 में पॉलिटिकली, अगर जिस अभी बीजेपी सरकार रूल कर रही है मेजरली पार्ट ऑफ इंडिया में, और एक नेगेटिव पार्ट क्या लगता है आपको? सर, पॉजिटिव पार्ट तो ये है कि बीजेपी रूल कर रही है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो मेरे बड़े क्लोज हैं और मोदी जी मेरे कोई रिश्तेदार है, ऐसा नहीं है। बट आई हैव सीन दैट डेडिकेशन इन द प्राइम मिनिस्टर, जो दिन रात काम कर रहा है देश के लिए। डेवलपमेंट हम सब देख रहे हैं, और उनकी मेहनत, उनकी अवेयरनेस, जो उनको ग्लोबली जो हमें इंडिया को रिकॉग्निशन मिला है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज यूएस भी हमसे बात करते हुए 4 बार सोचता है। तो ट्रम्प साहब हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी एक हमारा ग्लोबल जो रिकॉग्निशन है, आप 10 साल 15 साल पहले फॉरेन जाओ गए होते हैं और आज आप फॉरेन जाओ, तो एक ग्लोबल रिकॉग्निशन है हमारी। और उस हमने हर सेंस में ग्रो करा है इस पीरियड में। फाइनेंशियली भी हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, हमने डिफेंस में भी बहुत ग्रो करा है, फॉरेन पॉलिसीज में भी हमने बहुत ग्रो करा है। तो ओवरऑल तो हमने बहुत ग्रो करा है। बट नेगेटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो मुझे बस एक पॉइंट लगता है कि हम ओवर टू डिपेंडेंट हो गए बीजेपी के ऊपर। हमारे पास ऑपोजिशन में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है हमारे पास, या ऑपोजिशन में कोई ऐसा बंच ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स नहीं बचे हैं जो हम उसको ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करें, या उनको ओवर पावर कर सके। वो उससे क्या हो रहा है कि एक मोनोपोली होती जा रही है एक गवर्नमेंट की। तो एक हेल्दी ऑपोजिशन होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी, नहीं तो वो मोनोपोली पे सबको लगेगा कि मैं ही परफेक्ट हूँ। उस ऑपोजिशन हेल्दी ना होने को तो हम मिस करते हैं हम लोग पर्सनली। लेकिन बट अगर मैं इस अपने 10-12 साल देखूं, क्योंकि वो मेरा ऐसा टाइम था जब मैंने देखा है बीजेपी को आते हुए और अभी तक, तो कर तो बहुत अच्छा रहे और हमारे लिए भला ही सोच रहे। और ऐसे भी लोग हैं जो मतलब डेवलपमेंट जिनको हो रही है लेकिन दिखती नहीं है, और तो उसको अवॉइड करते हैं। वो तो सर देखो, भरे पड़े कांग्रेस के टाइम पे बीजेपी को नहीं दिखती थी डेवलपमेंट, बीजेपी को कांग्रेस की नहीं दिखती है। तो ये तो चलता रहेगा। ये तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 30-35% वोट अगेंस्ट भी जाते हैं,
60% लोग वोट डालते हैं, उसमें 35% एक को मिलते हैं, 25 एक को मिलते हैं, तो 25% चंद तो है आपके लिए, हमेशा क्रिटिक बन के घूमेगा, ये तो चलता रहेगा। यू नो वन ऑफ माई फ्रेंड, तो मैं उसके साथ बैठा हुआ था ऐसे ही, तो रोड पे हम खड़े थे, तो बोला यार क्या है यार, ये गड्ढे वड्ढे हैं, ये हुआ है। मैंने कहा भाई मैंने पूछा आईटीआर कितनी फाइल करता है, कह रहा मैं तो कूदता ही नहीं। मैं कहा भाई तू आईटीआर फाइल करता तो गड्ढे कैसे कंप्लेन कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये तो है, ये तो चलता रहेगा, ये हमारा देश है ही ऐसे। यहाँ फ्रीबीज की इकोनॉमी है भाई भी, फ्री बिजली पानी दे दो तो फ्री 10 बीस से साल, मुझे केजरीवाल की याद हाँ आती तो है। 10 साल से हमने अपने दिल्ली का हाल देख लिया, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री डीटीसी, फ्री घर, फ्री बसें, बचा क्या आपके लिए? सिर्फ आपको सिर्फ लिकर के लिए आपको पैसे कमाने हैं, वो पीक भिखारी बन के मिल ही जाएंगे आपको। तो जो आज हम दिल्ली में रहने के बाद भी हम आसपास के एनसीआर को देखते हैं, नोएडा गुड़गांव को, और दिल्ली को देखते हैं, कैपिटल में होने के बाद भी सबसे बद से बद हालत हो गई है 10 साल में। राइट। तो और हम अपने ही कैपिटल को ही नहीं संभाल पाए जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रीबीज। तो ये हमारे हिंदुस्तान की हमेशा टेंडेंसी रही है, और ये एक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी है इस चीज़ का। फॉर्म भी काफी फ्री दिया उन्होंने। बिल्कुल सब कुछ ही फ्री दिया था उन्होंने। और दिल्ली में जो ये चेंज हुई है सरकार अभी रिसेंटली, तो कुछ थोड़ा बहुत फर्क आपको लगा है अभी, या लगता है कि इनको थोड़ा टाइम लगेगा अभी? मेरे को तो भी लगता है अभी तो बहुत अर्ली स्टेज है कुछ भी डिसाइड, कुछ भी हमें फाइनल कंक्लूड करने के लिए, क्योंकि जो 10-15 साल का जो मैसअप है वो कोई 2-4 दिन में तो कोई ठीक नहीं कर पाएगा। कोई भी नया एडमिनिस्ट्रेशन आता है उसको 5-6 महीने लगते हैं सिस्टम को समझने में, एग्जीक्यूशन करने में, क्योंकि बिल्कुल नई टीम है। राइट। जो रेखा गुप्ता जी जो सीएम है, वो भी अभी ठीक है, उनका एमसीडी में उनका कुछ अपना एक्सपीरियंस है उनका, बट एज अ चीफ मिनिस्टर एक स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो दिल्ली की प्रॉब्लम्स ही इतनी है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व, पहले तो प्रॉब्लम को समझना, फिर उसको सॉल्व कैसे करना, किस किस की मदद लेना, क्योंकि हम लोग सराउंडेड हैं हरियाणा से, यूपी से, पंजाब से, तो हमारे नेबर स्टेट्स में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो प्रणाली को लेकर हो, चाहे वो पॉल्यूशन को लेकर हो। तो मुझे लगता है कि अभी हमें इनको 1-2-3 साल का टाइम देना चाहिए। ये ज़्यादा अच्छा एनालाइज हम कर पाएंगे 28 के दिसंबर में या 29 के स्टार्टिंग में, तब इनको बोला जाएगा कि आपको एक एम्पल ऑफ टाइम दिया गया था। आज हम प्री एनालिसिस, हाँ कुछ पॉलिसीज उन्होंने चेंज करके लाए हैं, वो पिछली गवर्नमेंट कहती है तो हमारा ही था, बट इन्होंने सिर्फ नाम चेंज कर दिया, तो अभी हमें नहीं पता कि वो किस तरह से रिजल्ट करेगा, बट मेरे ख्याल से स्टिल अर्ली डेज है इस बारे में हम कोई भी कंक्लूड करें। बट हम होप करते हैं कि अच्छी इंटेंशन से गवर्नमेंट आई है, लोगों ने ट्रस्ट किया है, तो हमारी दिल्ली को कुछ अच्छा रिजल्ट दे। और इसका क्या रीजन है कि इतने सालों बाद, आई थिंक 25 साल हो गए? हाँ जी, 25 साल हो गए। 25 साल बाद आई थिंक मुझे लग रहा है कि बीजेपी दिल्ली में आई है। तो क्या लोगों की फ्रीबीज वाला दिमाग से उतर गया, या क्या आपको लगा, क्या रीजन नहीं, था? मुझे लगता है कि उस टाइम तो मैं भी बहुत छोटा था, आप भी छोटे होंगे, तो ऑफ कोर्स होंगे ही, तो मतलब वो उसमें एक सुषमा स्वराज जी के जाने के बाद जब शीला दीक्षित ने टेक ओवर किया, तो जो कॉमनवेल्थ का जो एक एरा आया था दिल्ली में, तो शीला दीक्षित से लोगों को बहुत अटैचमेंट थी, उन्होंने बहुत काम किया कॉमनवेल्थ से, स्पेशली ईस्ट दिल्ली का जो रीजन है हमारा और साउथ दिल्ली का, वो हमने मैसिव ग्रोथ देखा है उस पीरियड में, डेवलपमेंट देखा है। ठीक है, उसमें करप्शन भी था एक एलिमेंट, बट वो डेवलपमेंट एक हुआ है। तो शीला दीक्षित एक, आप समझ लीजिए कि एक बड़ा ही फैमिलियर और लवेबल फेस था, तो लोग उनको छोड़ नहीं पाए, मतलब चाहते हुए भी उनसे अटैचमेंट बहुत थी। लाइक जैसे मोदी गुजरात में थे अपने टाइम पर, तो मतलब वो बेसिकली वो शीला दीक्षित का एक लगाव था। सेंट्रल में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और दिल्ली के साथ कनेक्शन बनाने के लिए आपको सेंटर और स्टेट का कॉम्बिनेशन चाहिए। केजरीवाल जी के साथ हमारा बस ये था कि हमें लगा कि एक पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर एक विद कुछ चेंज लेकर आएंगे, जो हम सबको चाहिए था, करप्शन से मुक्त करेंगे हमें, और जो ये बोलते थे कि मैं हूँ, मेरी जैसे गवर्नमेंट आए तो क्या करेंगे, वो हमने 10 साल में हमने देख लिया कि क्या किया। अब मुझे लगता है कि अगले 10 साल बीजेपी अगर आती है और सेंटर में भी रहती है, तो हमें असली चेंज 10 साल बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि ओवरनाइट तो ये काम नहीं होने वाला, चाहे यमुना क्लीन करना हो या कुछ भी करना हो,
ये ओवरनाइट सिनेरियो में नहीं हो पाएगा। तो हम हर 6 महीने में एनालाइज करेंगे तो हम इनको ऑलरेडी बेकार गवर्नमेंट ही मानेंगे बीजेपी राइट को। तो हमें 6 महीने नहीं, हमने सबको 15 साल 10 साल दिए, तो इनको भी एटलीस्ट 10 साल मिलने चाहिए, 25 साल बाद तो बिल्कुल मिलने चाहिए। राइट तो तभी हम 3 गवर्नमेंट्स का कंपैरिजन कर पाएंगे, हम्म आम आदमी पार्टी, कांग्रेस एंड बीजेपी। राइट 25 साल के बदले में 6 महीने में कंपैरिजन करें या 2 साल में करें तो अनफेयर रहेगा मेरे हिसाब से। एंड व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस डेमोलिशन ट्रायल गोइंग ऑन दिल्ली में जो चल रहा है सर लगातार? ये तो अच्छा है मेरे ख्याल से। ओके, ये वरना आप डेवलपमेंट को प्रॉपर ढंग से कैसे आपको लेकर लगता है आओ? इट वाज लॉन्ग पेंडिंग? बहुत लॉन्ग पेंडिंग था, और अगर ये गवर्नमेंट चेंज ना होती तो ये जिंदगी भर आपकी और मेरी जिंदगी चली जाती, और ये पेंडिंग ही रहता। तो ये एक्चुअली में बहुत ज़रूरत है इसकी। फिर आपको स्पेसेस बनाने की, डेजिग्नेट करने की चीज़ों की फिर ज़रूरत क्या है? कहीं पे कुछ भी कर लो तो फिर तो कर लो आप। राइट, क्योंकि वो लॉ अगर आप देखोगे तो मीडियम एवरेज लोग हैं, जो लोग हैं मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए तो सारे लॉज वैलिड थे कि कंस्ट्रक्शन में आपको इतना एफआईआर करना है, इतने फ्लोर्स डालने हैं, उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस पूरी थी। लेकिन एक उससे बिलो एवरेज लोगों के लिए, जो लोग झुग्गियों में रह रहे हैं, उनके लिए कोई लॉ ही नहीं था। लॉ ही नहीं था। और बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया कि उनको ऑलरेडी घर अलॉट हो रखा है, बट वो उन्होंने अपनी झुग्गियां रेंट पे दी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक दिस इज हैपनिंग फॉर अ गुड रीजन। बाकी आई होप सो, ये जैसे आपने देखो बताया सर, कि एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे आप चाइना की कंट्री को ले लीजिए, चाहे आप जर्मनी को ले लीजिए या यूएस को ले लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, इवन हम अपने अपने घर की बात ही करें, हमारे घर में 5-6 लोग हैं, पेरेंट्स हैं और वाइफ है और बच्चे हैं। अगर एक हेड ऑफ द फैमिली स्ट्रांग हेडेड नहीं होगा, वो कमांड नहीं करेगा, वो एक तरह से हिटलर टाइप नहीं होगा, राइट, तब तक वो फैमिली नहीं संभलेगी। सबके व्यूज लेते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। राइट, किसी एक को तो स्ट्रांग हेडेड होना पड़ेगा, एक को तो टफ डिसीजन लेना पड़ेगा कि नहीं बेटा देखो पढ़ना ही पढ़ना है, तेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, तभी वो बच्चा पढ़ेगा। नहीं तो मम्मी बोलेगी नहीं 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 कोई बात नहीं खेलने दो, पापा बोलेंगे खेलने दो, बहन बोलेगी छोटा भाई है सोने दो, तो वो नहीं पढ़ पाएगा। तो किसी एक को तो बुरा बनना पड़ेगा किसी भी चीज की डेवलपमेंट के लिए। अब आपने घर घर तो उल्टे सीधे कमर्शियल्स भी खुल गए, रेजिडेंशियल भी खुल गए, जैसे आप बता रहे हो, वो जगह को अलॉट की है, वो रेंट पे चढ़ा दी उन्होंने और वापस एक नई जगह झुग्गी खोल ली। और वोट बैंक के लिए लोग कहते हैं कोई बात नहीं इसको पक्का बना देंगे, तो कैसे डेवलपमेंट होगी? पॉसिबल ही नहीं। राइट। और आपके पास क्या चॉइस थी जब आपने सीए प्रोफेशन में ये आपके पास चॉइस ये थी बड़ा या नहीं थी? ये बड़ा फनी क्वेश्चन था, लेकिन मेरे फादर ने मुझे एक बार, मतलब मैं पढ़ाई पे कुछ बहुत ज़्यादा टॉप पे नहीं था 6th-7th में, तो मेरे फादर ने मुझे एक दिन आके बोला था कि भाई तेरे पास एक ही चॉइस है, या तो तू सीए कर ले या तू पेंट की दुकान खोल लियो। क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है, वो खुद भी सीए थे, तो उन्होंने बोला तो तू तेरे पास सिर्फ आइदर या और चॉइस है, दो ऑप्शन, आइदर बिकम पेंट मटेरियल बेचने वाला या फिर तू सीए कर लियो। तो मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था। ओके, सो आज यू आर 42 नाउ, है ना? और मैंने आपकी 10 साल पुरानी फोटो भी देखी है। आप आई थिंक आप वेट करते हो अराउंड 65-70 केजी, और तब आप 100 केजी थे। तो व्हाट चेंज इन यू कि वो चेंजेस लाइफस्टाइल में, अभी आप सक्सेसफुल भी हो, फिट भी हो, हम मुझसे 10 साल छोटे लग रहे हो, तो क्या रीजन रहा उस चीज के, उस जर्नी के पीछे कि आपने वो क्या चीज हिट करी, क्या ऐसा मोमेंट था? बट थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, मैं 100 तो कभी नहीं था। हाँ, 80-85 के बीच में एक टाइम मेरा वेट हो गया था। तो जैसे हमने स्टार्ट में ही थोड़ी देर पहले बात की थी कि 4-5 साल आपको सीए करते हुए अपनी लाइफ में सेक्रीफाइसेस बहुत करने पड़ते हैं। आपकी एक्टिविटीज खत्म हो जाती हैं, आप मतलब कुछ नहीं, सोशलाइज से बाहर हो जाते हो, दुनिया से आप एक तरह से गायब हो जाते हो। तो उस पीरियड में आप यू आर सिटिंग ऑन अ टेबल, यू आर वर्किंग, यू आर स्टडिंग, यू आर लर्निंग, तो बैठ बैठ के जो हाल होना है बॉडी का वो हुआ मेरे साथ वो। और फिर आपको दोबारा से रिजर्वेट होके अपनी फिटनेस पे वापस आना। मैं 18 साल तक बहुत फिट था, लेकिन वो फिर आपकी बॉडी माइंड इतना रिलैक्स हो चुका होता है उसकी, वो दोबारा से कोप अप नहीं कर पाते। तो जैसे मैंने बोला था कि हमें सारी जिंदगी पड़ी है इन चीज़ों के लिए, सोशलाइज भी होने के लिए, खेलने के लिए भी। कोई स्टेट लेवल में तो परफॉर्म नहीं कर रहे थे उस टाइम भी, बट आज हम खेल भी रहे हैं और फिटनेस भी कर रहे हैं। तो वो जर्नी जो मैंने उस टाइम मिस की थी, वो मैंने आज कोप अप करने की कोशिश करी।
और बाय गॉड ग्रेस वो कई बार क्या होता है कि आदमी मेहनत करता है तो उसको उसका रिफ्लेक्शन दिखता नहीं है उसकी बॉडी में। तो ऊपर वाले की कृपा इसमें भी रही कि उन्होंने मेरी जो फिटनेस जो मैं करना चाहता था थोड़ा सा, उन्होंने उसका मुझे बेनिफिट भी जल्दी दिया, शायद और उससे ज़्यादा दिया या बराबर दिया। तो उसके लिए मैं व्हाट इंस्पायर्स यू बेसिकली कि भाई 8 बजे के बाद खाना नहीं है और हेल्दी खाना है, क्या इंस्पायर करता है? हमें इंस्पिरेशन नहीं मिल पाती है ऐसे तो वो बस वही था कि 3-4 साल मेहनत करी, जब जब उसके रिजल्ट सामने आए तो अब ये लगता है कि नहीं, अब इस रिजल्ट को खोने का मन नहीं करता है। अच्छा। आप जिम जाते हो या आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, अगर आप 4 दिन ना करो तो आपको खुद रियलाइज होता है कि नहीं, मेरे को दोबारा से करना है मुझे। या किसी को खाने का शौक है रसगुल्ला गुलाब जामुन, तो वो 2 दिन मिस कर लेगा उसको, लेकिन तीसरे दिन मांगेगा गुलाब जामुन। अब हम जिम के इतने फ्रीक हो गए थे कि हम लोग, हमारे कुछ फ्रेंड्स भी साथ में हैं, हम लोग इतने फ्रीक हो गए कि 2 दिन हम जिम नहीं जाते तो थर्ड डे में लगता है कि नहीं, हमारी बॉडी खुद आपकी बोलती है कि नहीं, गो टू द जिम। तो बस ये था, एक बार एक सेल्फ डिसिप्लिन सीए से सीखा था और सेल्फ डिसिप्लिन ही जिम में लेकर आए और अपनी फिटनेस में। तो रिजल्ट के साथ साथ वो खुद ही उसने इंकरेज करा कि ऐसे करो। और मेरे ख्याल से हर आदमी को करना चाहिए, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि मैं ही एग्जाम्पल हूँ शायद, कि फिटनेस के लिए या कोई भी चीज़ आपको करने के लिए एज कोई बार नहीं होती है, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने तो करके प्रैक्टिकली खुद देखा है, और लोग भी करें तो अच्छा है। हमारे मोदी जी को देख लीजिए कितने फिट है इस उम्र में। और 2-3 क्वेश्चन जो कि हमें कहा था आपसे पूछने के लिए, सो बैक टू सीए थिंग, ओके। कि सीए का कोई कॉलेज होता है कि इसकी पढ़ाई होती कहाँ पे बेसिकली, नहीं, और इसमें खर्चा कितना आता है? ये क्वेश्चन जब मैं छोटा था, जब मैं सीए कर रहा था आज से 20-22 साल पहले, तो मुझसे पूछा जाता था कि बेटा आप सीए कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो? तो वो तो मैं हंसता था उन पे कि सीए, आज भी ये क्वेश्चन अगर उठाया तो फिर से मुझे याद आ गई बात कि सीए जो प्रोफेशन का कोई कॉलेज नहीं है। प्लीज आप इस बात को नोट करिए। अच्छा। सीए का एक ही इंस्टीट्यूट है जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। ब्रांचेस उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफिस के लिए खोला हुआ है कि आप एडमिशन करा लीजिए, एग्जाम के फॉर्म भर दीजिए। बट सीए का एक ही इंस्टीट्यूट है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, और इसका कोई अपना इंडिविजुअल कॉलेज नहीं है। तो जो सीए कर रहा है वो दिल्ली के हेड ऑफिस से रजिस्टर होकर कर रहा है, कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है, और वो अपने आरटी से ट्रेनिंग कर रहा है और सेल्फ स्टडी कर रहा है। इसका कोई कॉलेज नहीं है। इसका कोई कॉलेज ही नहीं है? कॉलेज नहीं है इसका। तो आगे आएगा भी नहीं, इसका आएगा भी नहीं सर। अच्छा। कोर्स डिजाइन ही ऐसे करा हुआ है। अच्छा। क्योंकि आपको ट्रेनिंग करनी है, एक सीए के अंडर ट्रेनिंग करनी है और आपको खुद पढ़ाई करनी है। ओके। तो इसका कोई सिस्टम ऐसा है ही। और खर्चा कितना आता है? जैसे इंजीनियरिंग करने में एवरेज प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 15-20 लाख का खर्चा है। आई थिंक कोई डॉक्टर बनता है तो खर्चा 1-1 करोड़ तक भी चला जाता है। सीए बनने में क्या खर्चा आता है? सर इसमें खर्चा मुश्किल से 25-30 हज़ार रुपये का खर्चा आता पूरा? है पूरा। अच्छा। और अगर कोई प्राइवेट ट्यूशन्स लेता है, हेल्प लेता है किसी प्राइवेट से, तो आप 1 लाख मान लीजिए। अच्छा। तो बहुत ही, मैंने शुरू में बोला था बहुत चीपेस्ट एंड टफेस्ट कोर्स है, तो चीपेस्ट तो है ही, इसमें कोई बात ही नहीं है। हमारे टाइम तो 2-4-5 हज़ार लगते थे पूरे कोर्स में, आज वो 25-30,000 हो गए। बट इट इज़ वेरी वेरी चीप कोर्स। तो इफ इट्स क्लियर, इट्स अ वेरी गुड रिटर्न। अगर इतने कम पैसों में सीए कोई बन रहा है और आगे जाके, तो बिल्कुल हुमंगस स्कोप है। बिल्कुल बिल्कुल, और वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन है वही। तो सीए प्रोफेशन भी एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको सिर्फ कोर्स सब्जेक्ट क्लियर करने की बात नहीं है, वो आपके अंदर, आप सोचिए 18 से 22 साल की उम्र में आप, एक बच्चे ने जो सीए कर रहा है उसने फेलियर्स भी देख लिए, उसने फेलियर सूट के सक्सेस भी देख ली, और उसने प्रैक्टिकली दुनिया में क्या चल रहा है उसको ये पता लग गया, और कितने लोगों से वो मिलता है उस प्रोफेशन के बाद। राइट। हर तरह के फील्ड के लोग आते हैं तो उसको एक्सपोजर भी मिल रहा है। कई लोग होते हैं वो एक ही काम कर रहे हैं, वो एक ही काम करते जा रहे हैं पूरी जिंदगी। यहाँ तो हर तरह के क्लाइंट आपको मिलेंगे, हर डिफरेंट लीग के मिलेंगे, और ग्लोबली इतना रिकॉग्निशन है आपके पास कि आप, इंडियन सीए को एक्सेप्ट किया जाता है बाहर। तो सिर्फ 4 साल या 5 साल की बात है, आप अपना बस वैल्यू, टाइम और एफर्ट की कदर कर लो, 4-5 साल, फिर तो जिंदगी आपके पीछे खड़ी है। मेरे ख्याल से तो बेस्ट प्रोफेशन है उस सेंस में। तो जब 4 साल बाद बंदा सीख, जैसे आपने बताया कोई कॉलेज नहीं होता, तो ऑब्वियसली प्लेसमेंट कंपनीज भी नहीं आती होंगी। तो जब बंदा करके निकलता है तो क्या करे वो उसके बाद, कहाँ जाए? नहीं, प्लेसमेंट क्या चूज करना चाहिए? नहीं, प्लेसमेंट सीए इंस्टीट्यूट ने स्टार्ट कर दिए। अच्छा। 10 इसको 15-20 साल हो गए।
ओके। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आते हैं, हम्म, प्लेस अच्छे सीएस को ले जाते हैं। और बाकी रही सेल्फ प्रैक्टिशनर बनने की बात, तो वो एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। क्योंकि आज के डेट में। आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो आपको कुछ प्रॉब्लम है तो वो पहले रिसेप्शन में आपसे 1000 रुपये ले लेता है। हम्म, फिर आपको अंदर बुलाते हैं कि आइए डॉक्टर साहब से मिलना है। डॉक्टर साहब चेक करता है, आपकी बीपी शीपी देखता है, और उसके बाद आपको 3-4 मेडिसिन लिख के बोल देता है कि नेक्स्ट वीक दोबारा आना। हम्म, आपको फिर वो 1000 रुपये देने पड़ते हैं ये बताने के लिए मैं ठीक हम्म, हूँ। लेकिन सीए में ऐसा सिस्टम नहीं है, वहाँ कोई विजिट चार्जेस नहीं है। तो प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिशनर्स हैं सीए, जो नए यूनिट में आ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत टफ है अपने आप को इस्टेब्लिश करना। इसलिए आजकल ट्रेंड है कि 80% सीएज आर गोइंग इनटू जॉब। अच्छा। हाँ, जिनके फादरली इनहेरिटेंस प्रैक्टिस है, हम्म, वो फिर भी प्रैक्टिस में जा रहे हैं। हम्म, और मैक्सिमम लोग आजकल फॉरेन में जाके अपना एक्सपोजर देख रहे हैं, अच्छा। आउटसोर्स करके लाते हैं, यूएस से अकाउंटिंग, अच्छा। एम्बेसी से टाई अप कर रहे हैं, हम्म, मर्जर एक्विजिशंस कर रहे हैं, स्टार्टअप्स कर रहे हैं। हम्म, तो वो एक डिपेंड करता है कि उस बच्चे का आगे विजन क्या है। हम्म, और एक आखिरी बात बताना चाहूँगा कि इंडिया सीए करने के बाद आपको इंग्लैंड में या लंदन में आपको सीए प्रैक्टिस करनी है, तो सिर्फ आपको 2 एग्ज़ाम्स देने हैं वहाँ पर, अच्छा। आप लंदन के सीए बन जाओगे। अच्छा। आपको 3 एग्ज़ाम देने हैं, आप कनाडा के सीए में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। वाह, इसी तरह से और कंट्रीज़ में भी टाई अप है सारे। ऑस्ट्रेलिया में जाके आपको 2-3 पेपर्स देने हैं। ओके। तो ये फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है। वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड प्रोफेशन और सबसे सस्ता। एंड हाईएस्ट प्रोफेशन सीए हाँ, डॉक्टर ये को तो पता एक तरह से आप कॉमर्स treated पे है। डॉक्टर हो, आप फाइनेंस के डॉक्टर हो गए आप। राइट। तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोफेशन है। कोई करना चाहे तो डेडिकेशन से करे तो वो कर भी लेगा। लास्ट क्वेश्चन, जब हम लक्ष्मी नगर वाली बेल्ट से जाते हैं तो हजारों बोर्ड लगे होते हैं सीए 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 सीए, तो क्या पढ़ाते हैं उसके अंदर वो जब? नहीं सर, ये ऐसा था ना, इस पे बस ये थोड़ा सा लंबा है इसका जवाब, लेकिन सम अप करने की कोशिश करता हूँ। कि पहले क्या होता था कि जो कोचिंग करने के लिए लोग ऑल ओवर इंडिया से दिल्ली आते थे सीए की कोचिंग करने के लिए, क्योंकि ओके। यहाँ पर लक्ष्मी नगर बीइंग वन ऑफ द चीपेस्ट प्लेस, ओके। यहाँ पे 500 रुपये का रूम, 1000 रुपये का पीजी रूम, हॉस्टल्स यहाँ बने हुए थे, तो यहाँ सस्ता अरेंजमेंट मिल जाता था लोगों को। और यहाँ पे वो बैठ के पढ़ते थे और पढ़ के कोचिंग करते थे और अपना सीए काम करते थे। बिहार से लोग आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे इस प्रोफेशन को। उस चक्कर में क्या हुआ, वो पढ़ के यहाँ पे सीए बन गए। अब अगेन सीए बने हैं तो उनको फिर टाइम लगेगा एस्टेब्लिश करने, तो उन्होंने अपने यहीं पे ऑफिस खोल लिया लक्ष्मी नगर में। अच्छा। ओके। तो वो फिर वो उन्होंने अपने, कईयों की शादी हो गई तो वो यहाँ सेटल हो गए, वो सिखाने भी लग गए। सिखाने भी लग गए। ओके। तो वो लक्ष्मी नगर एक बेसिकली हब बन गया ओके। फॉर सीए प्रोफेशन। ओके। बट अब क्या हुआ है, 3-4 साल से सैटेलाइट कोचिंग हो गई है। वो अपने पेन ड्राइव में ही आपको लेक्चर दे देंगे और यू गो एट योर हाउस अच्छा। और आप सुन लो। तो अब बहुत सारा फुटफॉल यहाँ खत्म हो गया। अब लोग अपनी स्टेट से ही पढ़ रहे हैं, ओके। क्योंकि वो पेन ड्राइव में ऑनलाइन लेक्चर्स के वो फीस देते हैं और वो सुन लेते हैं। तो अब ये लक्ष्मी नगर वो लक्ष्मी नगर नहीं रहा जो आज से 5-10 साल पहले होता था। एंड वन मोर थिंग, जो मेरे को किसी काफ़ी टाइम पहले किसी सीए ने बताया था कि देर आर लॉट ऑफ स्कैम्स गोइंग ऑन इन सीए इंस्टीट्यूट, जो कि फीस ले लेते हैं और दावे करते हैं कि यहाँ सीए में क्लियर करा दूंगा, और बच्चों के काफ़ी ज़्यादा अच्छा अमाउंट ऑफ पैसे खराब हो जाते हैं। तो इज इट ट्रू ये हो रहा है उसमें, या कि ये ऐसा? नहीं सर, ये सब बकवास है। सीए इंस्टीट्यूट में कोई भी स्कैम नहीं पॉसिबल है एट एनी कॉस्ट। वो इतना चेकिंग है वहाँ पर, कोई उसमें यही एक ऐसा कोर्स है जहाँ पर कोई स्कैम नहीं हो सकता। और जो हो कोई रहा है अप्रोच ही वो चलती सिर्फ अपना एक आउट ऑफ द वे पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, कोई अप्रोच नहीं चलती इसमें। कोई मतलब नहीं है। किसको अप्रोच करना है, कैसे करना है, करना भी ही करना है, ये नॉट पॉसिबल। ओके। बिल्कुल क्लीन क्रिस्टल क्लियर कोर्स है। आपको मेहनत करनी है और आपको पास होना है। सो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे रेटर की तरफ से है, एंड ही इज आस्किंग व्हाट्स दैट वन थिंग एवरी सीए स्टूडेंट क्राइज अबाउट एटलीस्ट वंस? ये वो सबसे ज़्यादा कराही करता है कि मैं इस प्रोफेशन में आया है क्यों। अच्छा। मुझे यहाँ पे आना ही नहीं था। तो ये हर सीए स्टूडेंट रोता ही रोता है कि मैं इस प्रोफेशन में क्यों आया। नहीं, ये क्लियर होने के बाद रोता है, पहले रोता है? पढ़ते हुए पढ़ते हुए रोता है। अच्छा। कि मेरे सारे फ्रेंड्स जो है वो
MBA BBA करके बहुत एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। हम्म। तो ये एक हर्ष ही है, मैं भी रोया हूँ उसमें। अच्छा, अभी मैं ये पूछने मैंने भी वाला अपनी था। मदर से पूछा कि मुझे इस प्रोफेशन में डाला क्यों है आपने। पेंट वाली दुकान सही थी, पेंट वाली दुकान ठीक थी। जब कोई गेस्ट हमारे पॉडकास्ट में आते हैं तो 2-3 क्वेश्चन हैं जो हमने सोचे थे कि हम हर गेस्ट से पूछते हैं। दिस इज नॉट रिलेटेड टू दी प्रोफेशन। तो डू यू थिंक कि गॉड एग्जिस्ट? यू थिंक गॉड एग्जिस्ट? तो देखिए, मैं तो बिल्कुल 100% मानता हूँ गॉड एग्जिस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं तो वो है। हम नहीं देख पाते, वो एक अलग बात है। बिल्कुल करते हैं। कुछ ऐसा मोमेंट लाइफ में आया हो जो लगे कि हाँ, दिस इज द मोमेंट, हाँ मुझे लगता है कि आज। नहीं, मेरे को तो देखो ऑनेस्टली हर मोमेंट पे लगता है हम्म, कि आज मैं जो भी हूँ वो कहीं से ऊपर वाले की कृपा है। जो कई बार हम बहुत परेशानियों में फंस जाते हैं, कई बार कोई क्लाइंट की प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम्स, तो एक ही इंसान को याद करते हैं कि ऊपर स्टार्स में कोई ना कोई है जो एक सुपर नेचुरल पावर है जो हमारी हेल्प कर रही है। और हम पाठ पूजा भी करते हैं तो यही सोच के करते हैं कि कुछ नेचुरल पावर्स तो है, इसमें तो कोई डिनाई नहीं है कि नहीं है। ये और हमारा हिंदुस्तान तो देश ही सारे साधु बड़े बड़े संत यहाँ पे आए हैं। किसी इंडिया के बाहर तो आपने कभी सुना नहीं होगा कि हनुमान जी राइट। यूएस में थे। वो हमारे तो, हम तो ब्लेस्ड है कि हम इंडिया के अंदर इतने सेंट्स के जिन्होंने पहाड़ों में और मतलब इंडिया में कई कई जगह पूजा पाठ करे हैं। तो हम एज ए इंडियन भी इस क्वेश्चन को पूछेंगे कि गॉड है या नहीं है, तो फिर तो जस्टिफाइड ही नहीं है वो चीज़। बट मेरे को तो पर्सनली बहुत बिलीव है कि भगवान है और बिल्कुल है, वरना ये नेचर क्रिएट कैसे हुआ है। डेथ और बर्थ पे कंट्रोल क्यों नहीं हुआ आज तक? साइंटिस्ट ने इतनी रिसर्च कर ली बट बर्थ और डेथ पे कोई कंट्रोल नहीं है उनका। ये किसी की डेथ रोक दे और किसी का बर्थ रोक दे। राइट। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रूव करती है कि कुछ एक सुपर नेचुरल पावर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। आज भी महाभारत में, कुरुक्षेत्र में आप जाके देखो कि वो जहाँ पे लड़ाई हुई थी महाभारत की, वहाँ पे जमीन आज भी रिसर्च चल रही है कि वो सारे इक्विपमेंट्स जो उस टाइम यूज हुए थे वो आज भी कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में उनके कुछ निशानियां मिलती है। राम सेतु वो देख लो आप, लंका, और वो जो भगवान राम ने, उसकी निशानियां आज है। तो ये सब कुछ लोग कहते हैं फिक्शन है, बट वो कहने वाले तो बहुत कुछ कहते रहेंगे, लेकिन बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। हमने फील भी करा है और हमने देखा भी है। और हमारी जो गीता में जो ज्ञान दिया हुआ है हजारों साल पहले, आज भी आप उसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि वो करंट दुनिया में भी वो लॉजिक्स प्रिवेल कर रहे हैं, वही ज्ञान अप्लाई हो रहा है, वो वही चीजें प्रिवेल हो रही है। तो कैसे एग्जिस्ट नहीं करता है? बिल्कुल करते हैं और 100% करते हैं। एंड डू यू थिंक लव एग्जिस्ट? लव भी एग्जिस्ट करता है, लव भी एग्जिस्ट करता ही है। पेरेंट्स के साथ लव एग्जिस्ट करता है, बच्चों के साथ लव एग्जिस्ट करता है। बट लव की डेफिनेशन तो चेंज हो चुकी है आज के टाइम पर, ये भी हम सब जानते हैं। बट आज की डेट में मुझे लगता है लव बहुत ज़्यादा सेंट्रिक हो गया है, कमर्शियल हो गया है। सिर्फ पेरेंट्स का लव, मुझे लगता है कि माँ बाप का प्यार, और हम माँ बाप है तो हमने अपने बच्चों के लिए प्यार, एक जेन्युइन लव रह गया है दुनिया के अंदर। बाकी सब कमर्शलाइज हो चुका है, ऐसा मेरी सोच है। सॉरी अगर मैं किसी को हर्ट कर रहा हूँ तो। और ऐसा क्यों लगा आपको? ऐसा क्यों क्यों हो गया है? रीजन क्या है इसके पीछे? यही है सब, ये ग्लोबल जो भी सोशल, मुझे लगता है सोशल जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने ज़्यादा इसको इनकरेज करा है, लोगों ने उसका मिसयूज़ करा है। और हर इंसान को बहुत जल्दी सब कुछ चाहिए, बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाता है इंसान। पहले घर में कोई लड़ाई होती थी पेरेंट्स की या हस्बैंड वाइफ की, तो दे ट्राई टू उसको सेटल करने की कोशिश करते थे। आजकल इम्पेशेंस बहुत बढ़ गई, इम्पेशेंट हो गए हैं लोग, उनको चाहिए सब कुछ, सेक्रीफाइस कुछ नहीं करता है। फिर तो प्यार की डेफिनेशन बहुत चेंज हो गई है, वो पैसे ने उसको बहुत हद तक ओवर पावर कर लिया है। मैंने पेरेंट्स का नाम इसलिए लिया क्योंकि पेरेंट्स को पैसे से मतलब नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चा क्या कमा रहा है और वो खुद क्या कमा रहा है, ना बच्चों को फर्क पड़ता है। लेकिन बाकी सब रिलेशन में मनी हैज इट्स ओन वेरी ग्रेटर वैल्यू, तो उससे वो सरपास हो गई है बहुत चीज़ें।
ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। दिस वाज द क्वेश्चन आई अबाउट टू आस्क, क्योंकि आपको ये लगता है कि मनी की वजह से ये सब हो रहा है, कि जो प्यार मनी है एक वो खत्म हो चुका है? मनी इज द एक बिगेस्ट मनी रीजन? तो मेन रीजन है, प्लस सोशली कंपटीशन एक दूसरे के साथ करना, एक सोशली एक्टिव रहना, सोशली एक इन वो रहना कि उसको मतलब अपना इमेज बना के रखना, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। सोशल सोशल साइट्स ने, सोशल प्लेटफॉर्म्स ने वो मजबूर कर दिया लोगों को कि ये ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो वो मुझे लगता है वो एक रीज़न है, बट मनी तो सुप्रीम रीज़न है। तो वैल्यूज़ ख़त्म हो गई सिर्फ पैसे से, और आपकी आप सोशल एक्ट में कितने एक्टिव हो, और आप क्या पोस्ट कर रहे हो और क्या पोस्ट नहीं कर रहे हो, 4 दिन आपने पोस्ट नहीं करा, तो ये चीज़ें ज़्यादा आजकल इम्पोर्टेंट हो गई है। तो ये एक डरने वाली चीज़ है आने टाइम के लिए। एंड यू थिंक कि 2025 में मनी इज होल्डिंग मोर पावर देन लव? डेफिनेटली मैं तो इस बात में एग्री करता हूँ। डेफिनेटली आप किसी भी रिलेशन में आप देख लो, मनी इज रूल द रूस्ट। जबकि मेरा अपना ओपिनियन है कि पैसे इतनी वैल्यू नहीं रखने चाहिए, लेकिन हर आदमी को अगर आप देखोगे पर्सनली तो वो एक मेन फैक्टर है। अगर 10, 15, 20% पॉपुलेशन की मैं बात नहीं करता, क्योंकि वो अब माइनॉरिटी में आ चुकी है, तो 80% पॉपुलेशन की अगर ऐसा फुल बात करें तो मनी ऑलवेज टेक ओवर द लव। लव नाम का वैसे कॉन्सेप्ट ही अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो लेकिन वो पैसे से तो बिल्कुल ही खत्म सरपास हो जाता है। एंड इन कमिंग इयर्स इट इज गोइंग, बढ़ता जा रहा है। आई थिंक ये बढ़ता जा रहा है, मनी इज बढ़ता ओवर जा रहा पावरिंग लव इन है, बिल्कुल बिल्कुल। एवरी वे पॉसिबल। क्योंकि आजकल एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आ गई हैं, व्हाट अबाउट मी, इट्स अबाउट मी। ये जो पहले होता था आर अस, अब होता है मी। तो जब मी मतलब सेल्फ, अपने लिए, तो अपने लिए तो जो उसको बेस्ट दिखेगा वो अपने लिए करेगा या करेगी, या व्हाटएवर जो भी इंसान होगा। तो मी जो है ना वो बहुत मैं, मेरे लिए क्या, मेरे लिए क्यों 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 नहीं हो रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों ऐसे करूं। तो ये जो मी वाला शब्द ने सब कुछ खत्म कर दिया है। तो ये बहुत डिफिकल्ट है टाइम आने वाली जनरेशन के लिए। होप कि धीरे धीरे सब ठीक हो। And इसका रीजन ये भी है ना, आजकल ऐसा भी है कि देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ सोशल साइट्स के आने से, सोशल प्लेटफॉर्म में आने से ये सब ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। आप किसी के साथ भी एनी टाइम यू कैन गेट कनेक्टेड। तो ये तो प्रॉब्लम है ही, और कंट्रोल किसी का रहा नहीं है। आई थिंक ऑप्शंस बहुत ज्यादा होने की वजह से लोग कंफ्यूज है, मी वाले पार्ट में ज्यादा मी में भी आ गए हैं, और भी कंफ्यूज है, दे आर आल्सो नॉट हैप्पी कि करना क्या लाइफ। हाँ, आप ऐसे लोगों से मिलोगे, वो सब ऑप्शन एक्सरसाइज तो जरूर कर रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे उनसे कभी अकेले में पूछोगे डार्कनेस में कि आर यू हैप्पी, कहेंगे नहीं। वो और डिप्रेशन में, और डिप्रेशन की मेडिसिन भी खा रहे हैं। सिंपल लाइफ किसी को पसंद नहीं है आजकल। आजकल एक आ रहा है ना कि योर बिगेस्ट medication right now, your biggest medication right now is just switching off your phone.